सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल ओजोन क्लासेस। मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा और आज इस सिंगल शॉट वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का खात्मा बहुत ही अच्छे तरीके से। सिंस आई एम अ बायोकेमिस्ट, सो आई एम गोइंग टू टीच यू गाइस दिस टॉपिक इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। प्लस आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, आपके जेई एग्जामिनेशन के लिए जितना भी स्टफ चाहिए, you are going to get each and every important fact over here. So just make sure कि आपने मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसा ऑसम कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, मेरे दूसरे चैनल पर जुड़ जाइए। ऑल द लिंक्स आर प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट गाइज। ओके, सो मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आई होप यू कैन सी देम अप। सो टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ओजोन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। I am also active on Instagram. Vipin Sharma Biology is my Instagram handle, and you can also subscribe to my new channel VIP Talks because I am quite active over there as well. Okay? So दोस्तों, अभी बात करने वाले हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की। डेफिनेशन से सब कुछ क्रैक करते हुए चलेंगे और डेफिनेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको टैकल करते हुए चलेंगे, तब जाके मजा आना स्टार्ट होगा इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में द कंसेप्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रटने का चैप्टर नहीं है। Some of the students used to make mistake because they used to cram this chapter, but this chapter is not all about cramming. This is to conceptualize and to learn about your body, because your body is formed up of biomolecules. Bio का मतलब होता है दोस्तों living, and we know that very well. Okay, क्योंकि bio को हम लोग, बायोलॉजी को हम लोग लाइफ साइंसेस भी बोलते हैं. It means that the bio word is related to the life itself, and molecules we know very well that they are nothing but the combination of atoms. So biomolecules में हम लोग उन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 4 मेजर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट यू नीड टू डील विद। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है दोस्तों, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बिकॉज द बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आर डिफरेंट एंड द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर डिफरेंट। ओके, तो आपको इनके बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हम बात करते हैं अमीनो एसिड की, देन दे आर द बेसिक मोनोमर्स। अमीनो एसिड जो होते हैं दोस्तों, ये सिंपल मोनोमर्स होते हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट कर करके मैक्रोमोलिक्यूल बना लेते हैं ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन। सो प्रोटीन इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर दैट विल बी अ मैक्रोमोलिक्यूल। ऑब्वियसली अगर आप पॉलीमर की बात करेंगे तो उसका वेट ज्यादा होगा, वो एक मैक्रोमोलिक्यूल होगा। और जो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं, इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स, दे आर गोइंग टू बी द बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। नाम के पीछे पड़ जाते हैं दोस्तों, हाथ पैर मुंह धो के। अमीनो एसिड, सबसे पहली बात तो बायोमोलिक्यूल्स आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड वी नो वेरी वेल दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंसिस्टेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर श्योर। इन दो में हम गारंटी ले सकते हैं कि बिना कार्बन और हाइड्रोजन के तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो क्या करो, ये दोनों यहां पर लिख दो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, नाम के अंदर चले जाओ, अमीनो एंड एसिड। इट मींस दैट द फर्स्ट ग्रुप विल बी एन अमीनो ग्रुप, द सेकेंड ग्रुप विल बी एन एसिड ग्रुप, एंड इसके नीचे होता है एक वेरिएबल आर ग्रुप। Okay, this R group is variable in all the 20 different type of amino acid. जितने भी टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, which are 20 given in your textbook, इससे बहुत ज्यादा होते हैं, but 20 standard amino acids are there. In 20 के 20 में जो difference है, that is only of this R group. ये जो ऊपर का सारा सामान रहता है, it is same in all 20 amino acids. It is same. Only this R group is going to be the variable component. Now, this R group can be small, can be larger depending upon the amino acid. For example, this R group is H atom in case of glycine amino acid. जो आपका glycine amino acid होता है दोस्तों, it is the simplest amino acid. And why it is simplest? Because इसका R group H atom है और H atom से छोटा कुछ हो नहीं सकता। Okay? So अगर यहाँ पर आप H रख दें तो आपको एक awesome चीज देखने को मिलेगी, that there is also H and here is also H. It means that this carbon is not chiral in this case, and this is an exceptional case my friends. When it comes to glycine, this central carbon is achiral, क्योंकि दो सेम ग्रुप हो गए दोस्तों। कायरल कार्बन आप लोग किसे कहते हैं? कायरल कार्बन हम उसे कहते हैं जब आपके सेंट्रल कार्बन के ऊपर चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट प्रेजेंट हो। यहां पर आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन सेम हो गए ग्लाइसिन में,
सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कायरल। लेकिन अगर आप बात करते हैं बाकी सारे के सारे 19 अमीनो एसिड्स की, तो वहां पर एक भी ग्रुप सेम नहीं होता। इट मींस दैट इन रेस्ट ऑफ द 19 अमीनो एसिड्स द सेंट्रल कार्बन इज गोइंग टू बी कायरल इन नेचर, और वी कैन से दैट अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो आप सब लोग केमिस्ट हो यार, बहुत समझदार लोग हो, सो ऑप्टिकली एक्टिव इसे कहा जाता है। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं दोस्तों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं अमाइड बॉन्ड और बेसिकली द पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये अमीनो एसिड्स को साथ में जोड़ता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज एन अमीनो एसिड, दिस इज आल्सो एन अमीनो एसिड, सो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसकी वजह से आप इसे बोलने लग जाएंगे डाइपेप्टाइड, बिकॉज एक पेप्टाइड बॉन्ड ने दो अमीनो एसिड को जोड़ दिया है। डाई मतलब दो, तो इसे आप लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड। सिमिलरली अगर आपके तीन अमीनो एसिड जुड़ गए हैं दो बॉन्ड्स की मदद से तो आप इसे बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। देन यू कैन कॉल इट टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। और जब आपकी कुछ यूनिट्स जुड़ जाएं 15-20 यूनिट्स तो आप इसे बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू, और सिंपली आप बोल सकते हैं सम यूनिट्स। और जब बहुत ही सारी यूनिट जुड़ जाएं तो आप इसे बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड। बहुत ही नॉर्मल बात कर रहा हूं, बहुत ही जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं। जो पॉलीपेप्टाइड रहता है दोस्तों इसे आप प्रोटीन भी बोलते हैं। सो प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, एंड अमीनो एसिड्स आर देयर components, are their monomers. नाउ हम बात करें दूसरी चीज की, लेट्स गो टू द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड नाम के मोनोमर्स होते हैं जो कि आपका न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड नाम के मोनोमर लगेंगे, ना कि न्यूक्लियोसाइड नाम के। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, आप फिलहाल सिर्फ ये याद कर लीजिए। जैसे जैसे हम चैप्टर के एंड में बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लिक एसिड ही है, वहां पे मैं आपको सब क्लियर करा दूंगा। सिमिलरली आपके जो मोनोसैकेराइड होते हैं यानी शुगर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स, ये आपस में बाइंड करते करते बना लेते हैं आपका पॉलीसैकेराइड यानी आपका कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। ओके, कॉम्प्लेक्स शुगर्स दैट आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। ओके, मोनो का मतलब होता है एक, सैकेराइड का मतलब शुगर, पॉली का मतलब बहुत सारी, सैकेराइड का मतलब अगेन शुगर। एक बात नोट करने की है दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। वो स्वीट नहीं होते। आपके कुछ मोनोसैकेराइड कुछ डाइसैकेराइड ओनली दे आर स्वीट इन टेस्ट। सो बेसिकली हम शुगर्स किन्हें बोलते हैं, हम छोटे जो आपके ग्लाइकोमोलिक्यूल्स होते हैं हम उन्हें शुगर्स बोलते हैं। जो आपके मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स होते हैं दे आर जनरली स्वीट इन टेस्ट। व्हेन इट कम्स टू द पॉलीसैकेराइड सच एज ग्लाइकोजन, सच एज स्टार्च, सच एज सेल्यूलोज, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। सो उनको हम लोग टेक्निकली शुगर्स नहीं बोलते, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। एंड देन द फोर्थ वन इज लिपिड। और यहां पर आपको अगेन एक बात जान के हैरानी होगी कि लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। यहां पर मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बना, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बना, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना। लिपिड की ऐसी कोई मोनोमेरिक यूनिट नहीं होती, सो इट इज नॉट अ पॉलीमर। ये बात याद रखने की है। अब आप लोग बोलेंगे सर फैट जो है वो तो आपका बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से, लेकिन भाई ये इनकी कंस्टिट्यूशन से बन रहा है, ये इनकी कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इट इज नॉट द पॉलीमर ऑफ दीज कंपाउंड्स। ओके, बार बार अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टू मेक फैट। ओके, सो पॉलीमराइजेशन और एडिशन में फर्क होता है। सो यहां पर ये दोनों चीजें जो है आपस में कंबाइन कर रही हैं, इट डजंट मीन दैट दे आर फॉर्मिंग अ पॉलीमर। सो आपका जो लिपिड रहता है इट इज नॉट यूजुअली अ पॉलीमर, ओके, बट इट इज अ बायोमोलिक्यूल। ओके, सो डेफिनेशन की जब आप बात करें, देन बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्हें आप लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका साइज काफी छोटा होता है और जिनका वेट काफी कम रहता है, यूजुअली 1000 डाल्टन से कम। और आप अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी का डेटा लें देन 18 to 800 डाल्टन के बीच में इनका वजन पाया जाता है, यानी कम मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स वो कंपाउंड होंगे जिनका वजन जो है 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा। इट इज वेरी ऑब्वियस, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है। एंड देयर वैरायटी ऑफ टाइप्स। तो टाइप्स में हमने क्या पढ़ा, देयर इज न्यूक्लिक एसिड, देयर इज प्रोटीन, देयर इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स बोल रहे थे, प्लस देयर आर व्हाट, देयर आर सम इंपॉर्टेंट लिपिड्स जो कि मेम्ब्रेन के बहुत ही खास कंपोनेंट्स हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स।
नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। पहली बात तो साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि कार्बोहाइड्रेट के नाम में बहुत सारी बातें छुपी हैं, शायद ये कार्बन का कोई हाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन के साथ वाटर जुड़ा हुआ है। तो साइंटिस्ट ने बोला शायद ऐसा कुछ है आपका कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने कार्बन पे वाटर लगा दिया, इट इज कार्बोहाइड्रेट। फिर उन्होंने काफी सारे स्ट्रक्चर जो है एनालाइज करने स्टार्ट कर दिए, और स्ट्रक्चर एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट है? आपका ग्लूकोज। तो साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें कंसिडरेशन में ली और उन्होंने ग्लूकोज बना के ट्राई किया कि चलो भाई इसका हम लोग स्ट्रक्चर कंसिडरेशन में लेकर देखते हैं। अभी मैं CH और OH एक ही साइड बना रहा हूं बिकॉज मैं आपको आगे इसके बारे में बताने वाला हूं, अभी आप ज्यादा कंफ्यूज ना होइए। सो यहां पर ये हमने ग्लूकोज बनाया 6 कार्बन का, जिसमें अल्डिहाइड एक ग्रुप रहता है सबसे ऊपर। सो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6। अब देखिए कि ये फॉर्मूला यहां अप्लाई होता है या नहीं। C6 ओके, N की वैल्यू मैंने 6 रख दी, H2O की वैल्यू मैंने 6 रख दी, तो 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा H12 और O को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा O6। तो बिल्कुल सही बात है। तो साइंटिस्ट ने एकदम सही कहा भाई, कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन क्या ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या ये बात हर शुगर के लिए ठीक है? और क्या नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स इस फॉर्मूला को डिसोबे करते हैं? ये भी जानना जरूरी है। हो सकता है कोई मॉलिक्यूल शुगर ना हो लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर बिल्कुल फिट बैठ रहा हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, फॉर्मल्डिहाइड का नाम सबने सुना हुआ है, HCHO। अभी आप बोलोगे सर ये तो इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा, तो मैं क्या करूंगा, HCH को तोड़ मरोड़ दूंगा। ये वाला C जो है ये यहां ले आओ, ये 2 H जो है ये यहां ले जाओ, और ये ऑक्सीजन यहां ले आओ, और इनकी वैल्यू रख दो N की 1 1। क्या ये ऊपर वाले फॉर्मूला को ओबे नहीं कर रहा? ऑब्वियसली कर रहा है, बट वी नो वेरी वेल दैट फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट अ शुगर। इट मीन्स दैट द नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स आर ओबेइंग दिस फॉर्मूला, जिससे इस फॉर्मूला की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। एक फॉर्मूला को आप तभी यूनिवर्सल बोलोगे जब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के सारे कंपाउंड उस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, बाहर की कैटेगरी का कोई भी कंपाउंड बीच में लोचा ना कर रहा हो, और इस केस में दोनों ही चीजें गलत हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बात करते हैं डीएनए की, डीएनए विच इज योर जेनेटिक मटीरियल, जब आप डीएनए की बात करते हैं तो यहां पर एक शुगर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। अगर आप डीएनए का फुल फॉर्म लिखोगे तो वो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पे इस डीऑक्सीराइबोज शुगर को बना के देखो, राइबोज शुगर पहले हम बनाते हैं, 5 कार्बन की शुगर है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, इसके ऊपर भी HOH लगे रहते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, और यहाँ पे CH2OH ग्रुप लगा रहता है, यानी दिस इज द कार्बन नंबर 5। अब यहाँ पे जो 2 प्राइम ग्रुप है, यहाँ पे 2 प्राइम जो कार्बन था, इस 2 प्राइम कार्बन का ये ऑक्सीजन गायब हो गया है, इट इज एलिमिनेटेड। तो अब बात समझने की कोशिश करना दोस्तों, अभी तक ये जो राइबोज था ये ऊपर वाले फॉर्मूला को ओबे कर रहा था। राइबोज शुगर इज ओबेइंग द फॉर्मूला विच इज रिटन अबव, बट यहां पर आपने जब इसे डीऑक्सीराइबोज बनाया, जब आपने इसका ऑक्सीजन गायब कर दिया 2 प्राइम कार्बन का, तो ये जो डीऑक्सीराइबोज थी, अब ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन कम हो गया है फॉर्मूला में से, तो अब ये फॉर्मूला ओबे हो ही नहीं रहा। लेकिन हमें पता है डीऑक्सीराइबोज इज अ शुगर, हमारी बॉडी में बहुत अबंडेंट है, हमारे डीएनए के हर मॉलिक्यूल में है शुगर। यानी कि देयर आर सम शुगर्स व्हिच आर नॉट which are not obeying this formula, but there are some non sugar molecules which are obeying this formula. It means that this formula is not correct. So scientist ने बोला यार डेफिनेशन थोड़ी बदलनी पड़ेगी, और उन्होंने बदली भी। So एक हम ब्लू पेन ले लेते हैं अच्छा सा। So उन्होंने अब मस्त डेफिनेशन दी एक, उन्होंने बोला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और the moieties that give such species on hydrolysis, प्लस ये होते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर होना चाहिए, अल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोन में से कोई एक होना चाहिए, तो या तो CHO ग्रुप आपको देखने को मिलेगा या CO ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइज होने पर ये सब देते हो, जैसे कि आपका स्टार्च। ओके, समझ लो, या फिर कोई भी शुगर, चलो हम यहां पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे, समझ लो देयर इज अ शुगर जिसके ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स है ना, ये बॉन्डेड हैं, सो दे आर नॉट फ्री इन दैट पर्टिकुलर केस।
बट जब इस शुगर को आप टुकड़ों में तोड़ोगे तो जो छोटे छोटे मोनोसेक्राइड आपको मिलेंगे ना, उन मोनोसेक्राइड में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाली चीजें पाई जा रही हैं। ओके, तो अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है और ऑप्टिकली एक्टिव हो ही जाएंगी। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स यूजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे विद द हेल्प ऑफ फिगर्स दिखा दूंगा। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एक से ज्यादा OH ग्रुप वाले एल्डिहाइड या कीटोन, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ही ले लेते हैं, बना ही रखा है हमने, एल्डिहाइडिक ग्रुप यहां पर है, पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप, 5 है भाई, भरमार है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ऑप्टिकली एक्टिव ये है ही, ओके, और ये हाइड्रोलिसिस वाली जो चीज है ये हम यहां पर छोड़ देंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ मोनोसेक्राइड, ये हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं हो पाएगा। आपका कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और अगर हाइड्रोलिसिस के बाद वो आपको ऐसे अच्छे अच्छे कंपाउंड्स दे रहा है, देन ऑल ऑफ देम विल बी कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट। ओके, नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके लिए हम थोड़ा सा अलग पेन यूज कर लेते हैं, क्या यार बैंगनी बैंगनी कर लें, चलो बढ़िया। सो क्लासिफिकेशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस पोटेंशियल, कि हाइड्रोलाइज होने के बाद कितनी यूनिट ये दे सकता है, तो हाइड्रोलिसिस पोटेंशियल। ओके, यहां पर सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है आपका मोनोसेक्राइड। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड दोस्तों ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फर्दर डिसोशिएट या फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, दे आर ऑलरेडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनो का मतलब होता है सिंगल यूनिट। अब सिंगल यूनिट को तोड़ोगे ही क्या, जो ऑलरेडी सिंगल है उसको कितना ही तोड़ लोगे तुम, समझो, जो एक चीज है वो हमेशा एक ही काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज द फोन, अब ये फोन है, इसको आप लोग अगर तोड़ोगे तो आप ये नहीं बोलोगे आधा फोन, बिकॉज फोन की आइडेंटिटी सिर्फ तभी है जब वो एक है। ओके, अगर वो एक से जरा सा भी कम है तो उसकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, और वो सेम चीज हमें यहां पर समझनी है दोस्तों। ओके, देन फॉर एग्जांपल मोनोसेक्राइड के काफी सारे एग्जांपल हैं, आपका जैसे कि ग्लूकोज है, आपका फ्रक्टोज है, आपका मैनोज है, ओके, आपका गैलेक्टोज है, भरमार है यार, कुछ भी लिख दो। अभी हमने क्या बताया था, यहाँ पे राइबोज है, डिऑक्सीराइबोज है, बहुत सारे शुगर्स हैं, सारे के सारे मोनोसेक्राइड है। नाउ हियर कम्स ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू और सम, ये मैं आपको पिछले स्लाइड में बता चुका हूं, यहां पे हमने लिखा था अ फ्यू और सम, यानी कि यहां पर कुछ यूनिट्स होंगी जैसे कि 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो टूटेंगे तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स वहां से निकल निकल के भागेंगी, और इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट, उनके बेसिस पर डिवाइड करते हैं। जैसे कि डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल्स, अगर डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल को आप लोग तोड़ोगे या हाइड्रोलाइज कराओगे तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स निकल जाएंगी यहां से, छोटी छोटी, क्योंकि डाई का मतलब होता है 2। देन अगर 3 यूनिट्स निकल रही हैं आप लोग बोल सकते हो ट्राइसेक्राइड, 4 निकल रही हैं आप लोग बोल सकते हो टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड एंड सो ऑन। डाइसेक्राइड जो है सबसे कॉमन होते हैं नेचर के अंदर, जैसे कि आपका सुक्रोज। आपका सुक्रोज जो रहता है बेसिकली ये टूट कर देता है आपको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सिमिलरली आपका जो माल्टोज रहता है दैट इज ऑल्सो अ डाइसेक्राइड, और जो माल्टोज रहता है ये आपको टूट कर देता है ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स। और आपका जो लैक्टोज रहता है दोस्तों, लैक्टोज इज ऑल्सो डाइसेक्राइड। लैक्टोज जो है ये टूट कर देगा आपको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। याद कैसे रखना है, गैलेक्टोज में भी लैक्टोज है, सो यहां पर 2 ग्लूकोज नहीं बनेंगे, एक आपका लैक्टोज मॉलिक्यूल से एक गैलेक्टोज भी बनेगा ऑन हाइड्रोलिसिस। सो इन्हें आप डाइसेक्राइड कैटेगरी में रखते हो बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, सो इट्स हाइड्रोलाइजिंग पोटेंशियल इज ऑफ गिविंग 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। सिमिलरली ट्राई जो है 3 देंगे, टेट्रा 4 देंगे एंड सो ऑन। अब आपका आता है दोस्तों पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट शुगर मॉलिक्यूल्स, ऐसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो हजारों यूनिट्स दे सकते हैं, थाउजेंड्स, 100 to thousands of unit of monosaccharides they used to yield when they are completely broken down, when they are completely hydrolyzed. For example there is your cellulose. जब सेलुलोज आपका टूटता है तो बीटा डी ग्लूकोज के काफी सारे मॉलिक्यूल्स यहां पर रिलीज होते हैं। सो अल्फा बीटा के बारे में मैं आपको ज्ञान थोड़ी देर में बांटूंगा। स्टार्च जैसे टूटता है तो दोस्तों अल्फा डी ग्लूकोज के काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ओके, इस तरीके से आप लोग जो है
काफी सारे मॉलिक्यूल्स बना सकते हो बाय हाइड्रोलाइजिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स। सिमिलरली देयर इज योर ग्लाइकोजन ह्यूमंस के केस में। सो ग्लाइकोजन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज से ही बनता है। ओके, so this is the first classification depending on the hydrolysis potential. Second classification आपकी हो सकती है on the basis of reducing and non reducing nature. So इस basis पे आपके sugars हो सकते हैं reducing या हो सकते हैं आपके non reducing। अब reducing और non reducing sugar कैसे होते हैं, क्या होते हैं? reducing sugar वो है जो reduce कर सकते हैं obviously। यहाँ पर आपके जो aldehyde और ketonic ग्रुप हैं ये free होते हैं और ये Fehling सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो फ्री हैं। इन्हें आप लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जांपल आपके सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स जैसे कि आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, सब कुछ, और आपके कुछ इंपॉर्टेंट डायसैकेराइड्स जैसे कि आपका लैक्टोज और आपका माल्टोज। ओके, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जस्ट अपोजिट टू दिस, CHO और CO ग्रुप फ्री नहीं होंगे। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंट रिएजेंट को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जांपल है वो है सुक्रोज विच इज अ डायसैकेराइड। सो अलाइक ओके दीज डायसैकेराइड्स इन दोनों जैसा नहीं है बल्कि इनसे अलग है और अपना नॉन रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है सुक्रोज। ये इनकी क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी यूनिट्स आर गिवन ऑन हाइड्रोलिसिस। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग बिहेवियर। नाउ यूजेस ऑफ शुगर्स। अब यार शुगर के यूजेस भी बताने तो पड़ेंगे लेकिन कुछ यूनिक है कुछ नॉन यूनिक है। आप लोग बना सकते हो अपने मन से ये आंसर, तुक्केबाजी चल सकते हैं इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। कौन सा कलर लूं भाई, इंकी पिंकी पॉन्की कर लेते हैं, काला ही ले लेता हूं। ओके, सो यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका एनर्जी। आपकी बॉडी का जो एनर्जी सोर्स है दैट इज शुगर। आप जब ग्लूकोज खाते हैं तभी आपकी बॉडी में ATP की जनरेशन होती है दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये ATP जब बनती है तो ही आपकी बॉडी चलती रहती है। जैसे ड्यूरासेल की बैटरी अपने टीवी के रिमोट के लिए, जैसे दीवार घड़ी के लिए आपका पेंसिल सेल, वैसे ही आपकी बॉडी के लिए ATP है तो आप जिंदा हैं, ATP नहीं तो आप जिंदा नहीं। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिख लीजिए कहीं। ओके, बाय वाले बच्चों को पता होगा लेकिन आई एम मेकिंग दिस वीडियो जनरलाइज्ड, सो आई एम जस्ट टेलिंग दिस फॉर JEE एस्पिरेंट्स, सो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। सो ATP आपकी बॉडी का, इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी। यानी आपकी बॉडी में क्या है, क्रेडिट कार्ड्स भी हैं जो है NADH, FADH2, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड्स जो हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद कैश में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है दैट वर्क्स एज अ बैंक। ओके, वो क्या करती है, आपके जो इंपॉर्टेंट ये केमिकल्स होते हैं इनको कन्वर्ट कर देती है इनटू कैश करेंसी दैट इज कॉल्ड एज ATP। सो ATP जैसे ही आपका बना आपकी बॉडी में एनर्जी चालू हो जाएगी, इसीलिए इसे करेंसी कहा जाता है। जो मेन आपकी यूज होगी दैट इज योर ATP। सो आपकी एनर्जी जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो आती है यहाँ से। अगर आप ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तोड़ेंगे 2832 किलो जूल के आसपास आपको जो है एनर्जी यहाँ से मिलती है ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू बी वेरी प्रिसाइज। यहाँ पर ऑक्सीडेशन वर्ड यूज किया जाएगा बिकॉज ग्लूकोज को आप लोग ऑक्सीडाइज करते हो ना कि हाइड्रोलाइज। ओके, और यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स काफी सारी फैक्ट्रीज में एक इंपॉर्टेंट काम भी करता है। जैसे कि आपका माल्टोज है। ओके, माल्टोज के आगे क्या आ रहा है, माल्ट। ओके, माल्ट ठेके पे सब लोग गए हो गए आई थिंक। सो माल्ट इज रिलेटेड टू द बिवरेजेस, आपके जो शराब वगैरह बनती है, माल्ट इज रिलेटेड टू दैट। सो शराब की इंडस्ट्रीज हैं, आपके पेपर जो बनते हैं, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन सम सॉर्ट ऑफ शुगर्स। ओके, और आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेल के स्ट्रक्चर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था बीटा 2 ग्लूकोज से बना हुआ, ये सेल्यूलोज जो है इससे प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है। सो प्लांट की सेल वॉल इज फॉर्म्ड अप ऑफ दिस सेल्यूलोज। सो ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्रोवाइड करता है, एनर्जी में भी रोल प्रोवाइड करता है। आपने DNA RNA की बात देखी तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज जो शुगर्स हैं ये आपकी DNA और RNA में प्रेजेंट रहती हैं जो कि आपकी बॉडी का सारा जुगाड़ संभालते हैं। सो ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। अब प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज NCERT में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ग्लूकोज जो है फ्रीली मिलता है नेचर में। ओके,
और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है डिपेंडिंग अपॉन किस कंडीशन में आप लोग देख रहे हैं। ये फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है, बेसिकली ग्रेप्स में भी पाया जाता है, इसीलिए इसे ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। और ब्लड में इसकी अबंडेंस अच्छी खासी रहती है, इसीलिए इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है। ओके, सुक्रोज जो रहती है नॉर्मल चीनी जो हम अपने घर पे खाते हैं, दैट इज सुक्रोज, जो कि एक डायसैकेराइड है। इसे आप लोग केन शुगर भी बोलते हैं बिकॉज ये आपका शुगर केन से बनता है। सुक्रोज जो चीनी हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज केन शुगर। सो पहला प्रिपरेशन मेथड जो है ग्लूकोज का, उसमें आप क्या करेंगे, सुक्रोज को आप लोग तोड़ लेंगे, हाइड्रोलाइज कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। ओके, सो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट HCl या H2SO4 यूज कर सकते हैं इन अल्कोहलिक सोल्यूशन। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे इक्वल अमाउंट में। सो जो सुक्रोज आपका टूटता है ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यार, C12H22O11, जब H2O आएगा यहां पर, सो 2 H यहां पर जुड़ जाएंगे, सो H विल बी 24, ओके, एंड एक O यहां पर जुड़ जाएगा, सो O विल बी 12। अगर इसको आप दो टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो C12 का हो जाएगा C6, H24 का हो जाएगा H12 और O12 का हो जाएगा O6, C6H12O6। इसके दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। पहला मॉलिक्यूल होगा आपका अल्डिहाइड जो कि है आपका ग्लूकोज, और दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका कीटोन जो कि है आपका फ्रक्टोज, और दोनों इक्वल क्वांटिटी में पाए जाते हैं जब आपका सुक्रोज हाइड्रोलाइज होगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड कि आप केन शुगर को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज ले सकते हो, लेकिन यहां पर फ्रक्टोज की मिलावट होगी जो कि आपको सेपरेट करनी पड़ेगी बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स, क्योंकि कीटोन और अल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। सो बाय सम रिएक्शंस यू कैन इजीली गेट देम ऑफ, और इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। सो विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन मेथड यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट प्योर ही बना लेते हैं। सो स्टार्च जो रहता है आलू वगैरह में, आयोडीन टेस्ट सबने किया ही होगा बचपन में, आई थिंक 6-7 क्लास में कराते हैं, वो ब्लू कलर आ जाता है, डीप ब्लू कलर। सो यहाँ पे क्या रहता है, वो जो स्टार्च है इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जैसा मैंने अभी आपको बताया था पिछली स्लाइड में। सो ग्लूकोज को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करा दो, सेम वही वाला जुगाड़ अपने एसिडिक मीडियम में 393 केल्विन टेम्परेचर रखो, और 1 to 3 आप लोग जो है एटीएम का प्रेशर दे सकते हो। सो 393 केल्विन टेम्परेचर है और 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। सो इतना अगर आप लगाते हो इन एसिडिक मीडियम, तो आपका ये जो स्टार्च है विच इज अ पॉलीमर, यहाँ पे N लगाया हुआ है, इट मींस दैट इट इज पॉलीमर, और यहाँ पे आप लोग अगर इसको हाइड्रोलाइज कराओगे देन यू विल बी गेटिंग N नंबर ऑफ ग्लूकोज। जितने नंबर ऑफ ग्लूकोज होंगे आपके स्टार्च या सेलुलोज के अंदर, उतने ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप यहाँ पर बना सकते हो। सो स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ आर polymers of glucose. So by hydrolyzing any of the important glucose polymer, you can get individual glucose units. All right. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो भाई लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। पहला कार्बन जो रहता है दैट इज फॉर्मिंग द अल्डिहाइडिक ग्रुप, सेकेंड कार्बन इज दिस, थर्ड कार्बन इज दिस, फोर्थ वन इज दिस, fifth one is this, and second one is having CH2OH group, that is the primary hydroxyl group. अब यहां पर हमें HOH लगाने हैं, थोड़े से संभल कर। यहां पर क्या है, हमारा OH ग्रुप यहां पर होगा, यहां पर OH ग्रुप यहां पर होगा, बाकी सब में OH ग्रुप आपका यूजुअली राइट साइड में होता है। ओके, यहां पे भी इन नॉर्मल केसेस इट इज इन राइट साइड, बट आई एम जस्ट स्टॉपिंग यू गाइज ओवर हियर टू गेट यू अंडरस्टूड अ कॉन्सेप्ट। यहां पर डी और एल की बात करते हो आप, जब ग्लूकोज लिखा हुआ मिलेगा आपको किताब में, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा डी प्लस ग्लूकोज, या आपको मिलेगा ओके एल प्लस ग्लूकोज, एल माइनस ग्लूकोज, इस तरीके की कन्वेंशन आपको देखने की मिलेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन वन एज वेल। सो यहां पर क्या रहता है, ये आपका खाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, ओके, ये आपका मार्केट से खरीदा भी हुआ है। डी ग्लूकोज, सोचने की कोशिश करो कहां खाया हुआ है, थोड़ा सा घुमा दो नाम को। अब मैं नाम को उल्टा बोलूंगा, डी ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी। आई होप यू गॉट इट। ओके, योर बॉडी नीड्स एनर्जी। When your body is dehydrated, your body requires a lot of energy, and for that energy you require glucose in your body which can make ATP, जिससे कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, आपकी बॉडी में सेल डल जाए, बहुत बढ़िया तरीके से काम हो जाए। That's why ग्लूकॉन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट टू गिव यू गाइज एनर्जी, बिकॉज इट इज नथिंग बट इट इज ग्लूकोज, इसीलिए उसका नाम ग्लूकॉन डी बहुत सोच समझ के रखा, वेयर डी इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। नाउ डी और एल हम बोलते क्या है, अगर आपके सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर, ये वाला जो आपका कार्बन है, अगर इसके ऊपर OH राइट साइड में प्रेजेंट है, अगर इसके ऊपर OH राइट साइड में प्रेजेंट है, इसे आप लोग बोलोगे डी ग्लूकोज।
आप इसे बोलोगे डी ग्लूकोज। लेकिन अगर आपका OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और इस साइड H प्रेजेंट है तो आप इसे बोलोगे L ग्लूकोज। ये चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए आपको। सो हम नॉर्मली डी ग्लूकोज ही बनाते हैं, आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा, नॉर्मली डी ग्लूकोज बनाया जाता है बिकॉज इट इज अबंडेंट। और एक बात आपको अभी क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। शुगर जो यूजुअली आपकी बॉडी में है, एनिमल्स की बॉडी की जो शुगर्स होती हैं यूजुअली ये डी स्टेट में पाई जाती है। ओके, जैसे कि आप याद कर सकते हैं सिंपल ट्रिक से, ग्लूकॉन डी, सो इट इज इन डी दैट यू बेसिकली ईट। आपके एंजाइम उस तरीके से काम करने लगे आप कि वो डी ग्लूकोज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जब आप अमीनो एसिड्स की बात करते हैं ना, जो प्रोटीन के मोनोमर्स है, जब आप अमीनो एसिड की बात करते हो दे आर बेसिकली प्रिडोमिनेंट इन एल स्टेट। सो ग्लूकॉन डी से आपने डी याद कर लिया तो बचा हुआ अमीनो एसिड का जो केस है उसमें एल आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। सो डी और एल आप लोग कैसे देखेंगे, आप सेकंड लास्ट कार्बन पे देख लो कि OH राइट साइड में है लेफ्ट साइड में, उस हिसाब से आप कैपिटल डी और कैपिटल एल बोलेंगे। स्मॉल डी और स्मॉल एल का बहुत लोचा है। सो कैपिटल डी और कैपिटल एल मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। अब स्मॉल डी स्मॉल एल सुनो या प्लस माइनस सुनो। आप सबने डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स तो सुने ही होंगे, नहीं सुने तो मैं सुना देता हूं। यहां से एक लाइट आई, ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं थी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब जिसकी सारी की सारी जो रेज हैं वो एक प्लेन में जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जाली लगा दी यहां पर और वो जाली है ऐसी, समझ लो जालियां हैं ऐसी, और मैं उसमें से कुछ ऐसे पास कराना चाह रहा हूं, एक रॉड कभी पास नहीं होगी, मैं उसको सीधा करूंगा डालूंगा तब जाके पास होगी। सो अगर यहां से मेरे पास एक लाइट आई जिसकी जो रेस थी वो हर जगह जा रही थी भाई साहब एकदम, इट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं थी ये। इसको आप जब पास कराओगे इससे प्लेन पोलराइजर से, सो आपकी जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगी। इस तरीके से आपकी लाइट जो है आगे आ जाएगी। ओके, फिर जो है इसको पर्टिकुलरली आप डिटेक्ट करते हो कि किसी कंपाउंड से जब आप पास करोगे इसे तो ये लाइट किस साइड मूव करती है। क्या ये राइट डायरेक्शन में मूव करती है, क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। और इसके बेसिस पर आप इन्हें बोलते हो कि ये प्लस रोटेटरी है या माइनस रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, या फिर आप लोग बोल सकते हो ये स्मॉल डी है या स्मॉल एल है। ओके, सो स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब यहां पे रोटेशन से है, ऑप्टिकल रोटेशन से। आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आप स्मॉल डी या प्लस का यूज कर सकते हो, आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो आप माइनस या स्मॉल एल का यूज कर सकते हो, लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल यूज होगा आपका इस OH के रेफरेंस में। सो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। एक यहां पर आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप है, OH ग्रुप यहां पर बहुत सारे हैं क्योंकि इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। यहां पर दोस्तों सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहां पर, जिनको आप लोग बोलते हो CHOH। इस तरीके वाली अरेंजमेंट है, देखो CHOH CHOH, इस तरीके की अरेंजमेंट है। दिस आर सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स, ये आपके चार हैं। दिस इज CHOH1, CHOH2, CHOH3, CHOH4, और एंड वाला जो है ये आपका प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो एक आपका प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, चार आपके सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप, और ये आपका स्ट्रेट चेन 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसे आप लोग बोलते हो एल्डोहेक्सोज। हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन से बना हुआ, हेक्सा मतलब 6, अल्डो मतलब अल्डेहाइडिक ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप यहां पर प्रेजेंट नहीं है। सो जब आप कीटोन रेफरेंस लोगे, फॉर एग्जांपल इन फ्रक्टोज, सो फ्रक्टोज जो रहता है आपका कीटोन रहता है 6 कार्बन का, तो आप उसे बोलोगे कीटोहेक्सोज, यानी 6 कार्बन का कीटोन। इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हो कीटो ट्रायोज, 3 कार्बन का कीटोन, कीटो टेट्रोज एंड सो ऑन। ओके, यू कैन बेसिकली डू दैट ऑन योर ओन। सो नॉमेनक्लेचर आप लोग कर सकते हो। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसकी सर्कुलर स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताता हूं, विच इज कॉल्ड एज द हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, सो यहां पर जो आप किसी भी शुगर की स्ट्रक्चर को देखते हो, दैट इज इन रेफरेंस टू द ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ग्लिसरल्डिहाइड आपका सबसे छोटा अल्डिहाइडिक शुगर मॉलिक्यूल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पॉलीहाइड्रोक्सी केस है, 1 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी। सो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, अल्डिहाइड हो गया, सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है ये। और आप यहां पे इस वाले कार्बन का हाल देखो, इस वाले कार्बन पे H है, OH है, अल्डिहाइड है और CH2OH है, यानी आपका कायरल भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। सारे केसेस भाई यहां पे टकाटक फॉलो कर रहा है ग्लिसरल्डिहाइड। इट मींस दैट 3 कार्बन का सबसे छोटा सिंपलेस्ट अल्डिहाइडिक शुगर ये है।
ओके, कीटोन में आपका DHA रहता है बेसिकली, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये आपका ओन आ रहा है नाम के एंड में, ये आपका कीटोन है, आपका एल्डिहाइड नहीं है। ओके, सो ग्लिसरल्डिहाइड के बेसिस पर आप लोग पता लगाते हो बेसिकली कि किस तरीके की चीजें आपकी होने वाली हैं। सो दिस इज प्लस ग्लिसरल्डिहाइड एंड दिस इज माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। अब इस चक्कर में नहीं घुसते, डी को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। डी में मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH अगर राइट साइड में है तो इट इज कैपिटल डी, और OH अगर लेफ्ट साइड में है तो आपका कैपिटल एल। सिमिलरली यहां पर इसको आप लोग क्या करो, इसका रेफरेंस लेकर आप लोग बाकी सबका सेट करोगे। जैसे ग्लूकोज का अगर हमें सेट करना है तो हाँ राइट साइड पे है यहाँ पे, तो इसे आप लोग बोलोगे डी ग्लूकोज, और ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसे प्लस बोला गया, ये भी आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ये आपका लीवो रोटेटरी था। ओके, सो ग्लिसराइल्डिहाइड जो है बेसिकली ये आपका एक स्टैंडर्ड कंपाउंड माना जाता है फॉर रेफरेंस, तो इसे आप लोग बोलते हो शुगर रेफरेंस कंपाउंड भी बोलते हो। एटलीस्ट जितने अल्डोजेस हैं, जितने अल्डिहाइड है, उनका रेफरेंस आप लोग ग्लिसराइल्डिहाइड से ही लेते हो। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है। अब ग्लूकोज का सर्कुलर स्ट्रक्चर, यहां पर जो फिफ्थ कार्बन होता है दोस्तों, इस फिफ्थ कार्बन का जो OH है ये रिएक्ट करने की कोशिश करता है इस अल्डिहाइडिक कार्बन से। सो जो फिफ्थ कार्बन का OH है ये रिएक्ट करने की कोशिश करता है इस अल्डिहाइडिक कार्बन से, और यहां पर एक बॉन्ड बना लेता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन ये बॉन्ड कैसा है और इसमें OH और H की पोजीशन कैसी है, उस हिसाब से हम इसे कह सकते हैं अल्फा और बीटा। अब आपको डी और प्लस का मतलब ठीक से पता है। कैपिटल डी मतलब राइट साइड में है OH, ओके, कैपिटल डी मतलब यहां पे भी राइट साइड में था, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब अल्फा बीटा क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अल्फा बीटा को आप लोग कहते हो एनोमर्स, ओके, एनोमर्स कहते हो आप लोग इसे। पहले एपीमर्स समझा देता हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स मतलब सब कुछ सेम, एक कार्बन पे लोचा, सिर्फ एक कार्बन पे लोचा, वो कोई भी कार्बन हो सकता है। ओके, सो मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा इरेज करके बता देता हूं ग्लूकोज का रेफरेंस में, कि मैं यहां पर इसका एक संबंधी कंपाउंड बना रहा हूं। दिस इज CHO, दिस इज C, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज C, दिस इज H, दिस इज OH। ऑलराइट, अभी तक सब कुछ सेम है। यहाँ पे मैंने चौथा कार्बन जब बनाया तो मैंने लोचा कर दिया, उल्टा कर दिया सब कुछ, और बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। तो अब अगर आप देखें, दिस कंपाउंड दैट आई हैव मेड ओवर हियर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द ग्लूकोज, बट इट इज नॉट सिमिलर टू ग्लूकोज ओनली विद रिस्पेक्ट टू दिस C4 कार्बन। बाकी पूरा सेम है A to Z, सिर्फ यहां पे मैंने इस OH को और H को घुमा दिया। तो इन दोनों को मैं लोग क्या बोलूंगा, C4 एपीमर। और ये जो दूसरा कंपाउंड बनाया है दोस्तों मैंने, ये आपका गैलेक्टोज बनाया है। ओके, सिमिलरली अगर ये जो सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन पे मैं इस चीज को घुमा दूं, कार्बन का H इधर कर दूं, OH इधर कर दूं ग्लूकोज से, तो ये जो कंपाउंड है ये आपका मैनोज शुगर बन जाएगा। सो मैनोज एंड ग्लूकोज जो होते हैं ये होते हैं आपके C2 एपीमर, यानी बाकी सब सेम रख के सिर्फ C2 को घुमा दो, पूरा खेल पलट जाएगा। दैट इज योर C2 एपीमर। ऑलराइट, सो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मैनोज और गैलेक्टोज में क्या रिलेशन है, तो काफी लोग बोलेंगे ये भी एपीमर ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपका बीच में ग्लूकोज है, एक कार्बन चेंज करने पे गैलेक्टोज आया, एक कार्बन चेंज करने पे मैनोज आया। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर आपने C2 चेंज किया तो मैनोज बन गया, यहां पे C4 चेंज किया तो गैलेक्टोज बन गया, यानी मैनोज और गैलेक्टोज में तो 2 कार्बन का फर्क हो गया ना। ग्लूकोज से इनका C2 भी अलग है, C4 भी अलग है, सो दे आर नॉट एपीमर। आई होप ये थोड़ा क्लियर था। ओके, अब इन्हें आप लोग बोलते हो पायरानोज स्ट्रक्चर। जो आप ऐसा बनाते हो ना 6 कार्बन का स्ट्रक्चर, जहां पे एक O ग्रुप रहता है ऐसे फ्यूज्ड O, और इस तरीके का, इसे आप लोग बोलते हो पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ एनी शुगर, क्योंकि ये पायरान से डेराइव्ड होता है। और जब आप 5 कार्बन का ऐसा शुगर बनाते हो ना इस तरीके से, मतलब 5 मेंबर की रिंग, इसे आप लोग बोलते हो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, बिकॉज ये जो आपका कंपाउंड रहता है बेसिकली ये वाला, इसे आप लोग बोलते हो फ्यूरान। ओके, सो ये हम फ्रक्टोज में बना के देखेंगे। सो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, आपका जो कार्बन नंबर 1 था, 2 था, 3 था, इनमें बेसिकली क्या हुआ, जो लेफ्ट साइड में OH रहता है वो हमेशा टॉप पे आता है, और जो राइट साइड में OH रहता है, जो राइट साइड का ग्रुप है वो नीचे आएगा और लेफ्ट साइड का ऊपर आएगा। सिंपल केस है ये। जैसे इसका अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, लेट से समझ लो, यहां पे मैं बना रहा हूं, ये कार्बन है समझ लो, ये वाला,
अब यहां पे क्या है, OH राइट साइड में है और H लेफ्ट साइड में है। ओके, OH राइट है तो OH आपका लेफ्ट वाला ऊपर आ जाएगा और राइट वाला नीचे आ जाएगा। इस हिसाब से आप लोग जो है यहां पर इस तरीके से इसको सेट कर सकते हो। ओके, सो सिमिलरली अगर आप इस स्ट्रक्चर में लेफ्ट वाले को ऊपर लेके जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली ये वाला आपका स्ट्रक्चर बनेगा, सिर्फ C3 में आपका OH ऊपर है। ओके, क्योंकि यहां पे ये पर्टिकुलर आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है। सो इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या हुआ, OH ऊपर आ गया बिकॉज इट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन। अदरवाइज बाकी सब में OH राइट साइड पे है तो बाकी सब में OH आपका नीचे की साइड प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आपको इसे समझना है। लेकिन बात यहां पर ये नहीं है, बात यह है कि हमारा सर्कुलर जो स्ट्रक्चर बना इसमें अल्फा बीटा एनोमर्स कैसे आएंगे। अल्फा बीटा एनोमर दोस्तों ऐसे आएंगे कि आपका ये वाला जो कार्बन है C1, इसके रेस्पेक्ट में जब आप चेक करेंगे तो C1 के रेस्पेक्ट में CH2OH ग्रुप की ओरिएंटेशन कैसी है। ये वाला CH2OH और ये वाला OH अगर बिल्कुल पास पास हैं, ओके, एक ओरिएंटेशन में है, दोनों ऊपर की तरफ मुंडी है दोनों की, तो इसे आप लोग बोलेंगे बीटा एनोमर। और अगर ये दोनों बिल्कुल ही अपोजिट हैं, H ऊपर है और OH नीचे है, तो इसे आप लोग बोलेंगे अल्फा एनोमर। सो अल्फा में क्या हुआ, अल्फा में आपका OH नीचे की साइड था C1 के ऊपर, और अगर आप देखेंगे बीटा में तो बीटा में जो OH है ऊपर की साइड है C1 कार्बन के ऊपर। ओके, सो बेसिकली आपको इस तरीके से देखना है कि OH इज प्रेजेंट एट व्हाट पर्टिकुलर पोजीशन। अगर OH और CH2OH बिल्कुल पास पास है देन दे आर बीटा। ओके, और अगर ये थोड़े अपोजिट डायरेक्शन में चले गए देन दे आर अल्फा एनोमर्स। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। नाउ रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ग्लूकोज है CHO जो कि हमने यहां पर बना रखा है। थोड़ा अलग ही पेन ले लेता हूं यार मैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल भी नया कलर लिया है यहाँ पे। तो CHO है, CHOH है, दैट इज द सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CH2OH है, दैट इज द प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको जब आप रिएक्ट कराओगे HCN के साथ तो दोस्तों क्या होगा, आपका H भी यहां पर जुड़ जाएगा और आपका CN भी यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये जो O था इसके ऊपर जब H जुड़ेगा देन इट विल बिकम OH, और CN जो है वो भी आपका एज इट इज जुड़ा रहेगा। तो CN भी जुड़ गया और O के ऊपर H भी जुड़ गया, तो HCN आपका टोटल इस पे जुड़ गया। दिस विल फॉर्म द साइनोहाइड्रिन। ओके, इसको आप लोग बोलते हो साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। सो कोई अगर आपसे पूछ ले व्हेन द ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद HCN दैट व्हाट विल फॉर्म, साइनोहाइड्रिन विल फॉर्म। ओके, अगर आप HI से रिएक्ट कराते हो, ओके, HI से रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल सीधी चेन बन जाएगी, विच इज कॉल्ड एज एनहेक्सेन। एनहेक्सेन यानी ये जो है अपनी सीधी चेन के फॉर्म में आ जाएगी। ऑलराइट, सो चेन बनने के लिए HI इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हीट दी जाती है तो एनहेक्सेन बनता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप ब्रोमीन वाटर ऐड करते हो, यानी अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करा देते हो, तो ये इतना ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ये क्या करता है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है। CH2OH ग्रुप वैसा का वैसा ही रहता है। जब आपका CHO ग्रुप दैट इज योर एल्डिहाइडिक ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, उसे आप लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक। ओके, ग्लूकोनिक। और अगर आपका नीचे वाला भी कन्वर्ट हो जाता COOH में, जब आप बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे, जब आपका नीचे वाला CH2OH भी COOH बन जाएगा ऑक्सीडाइज होके, तो आप इसे बोलोगे ग्लूकैरिक। ओके, सो ग्लूकैरिक इज बेसिकली मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड ग्लूकोनिक जहां पे सिर्फ एक फॉर्म को प्रॉपर्ली ऑक्सीडाइज किया गया है, तो दूसरे को भी प्रॉपर्ली ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। HNO3 डाल दो, बहुत ऑक्सीडाइजिंग है, ऊपर वाले को भी सीधा कर दिया, नीचे वाले को भी सीधा कर दिया, इट इज सैकैरिक और ग्लूकैरिक एसिड। सो आई होप आपको ग्लूकैरिक और ग्लूकोनिक में फर्क समझ में आ गया होगा। ग्लूकोनिक थोड़ा एक ही कार्बन पे ऑक्सीडाइज हुआ है ठीक से, और ग्लूकैरिक पूरा हो चुका है। ओके, नाउ एसिटिक एनहाइड्राइड जब आप डालोगे तो एनहाइड्रस ग्रुप जो है वो यहां पर जुड़ जाएगा। ओके, एसिटेट ग्रुप जो है यहां पर जुड़ जाएगा। सो CHO इज गोइंग टू बी कॉमन। यहां पर ये जो आपके CHOH थे तो H को डिस्प्लेस करके और यहां पर COCH3 आ चुका है चारों के चारों कार्बन पे, और यहां पर नीचे भी COCH3 आ चुका है। सो दिस विल बिकम ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, यानी 5 कार्बन पे आपका एसिटेट ग्रुप आ चुका है। सो आप इसे बोलोगे पेंटा एसिटेट, 5 कार्बन पे एसिटेट ग्रुप। NH2OH मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर आपका ऑक्साइम फॉर्मेशन होगी। जब आप NH2OH डालोगे तो NHOH यहां पर आ जाएगा, यानी यहां से आपका एक H गायब हुआ और यहां पे CHOH था, यहां से आपका O गायब हुआ। ओके,
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. सो बेसिकली यहां पर आपका NaOH ग्रुप यहां पर जुड़ जाएगा, बची हुई चीजें सारी सेम रहेंगी. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस NaOH ग्रुप विच इज अटैच्ड ओवर हियर, इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोऑक्साइम. ओके, इसे ग्लूकोऑक्साइम बोला जाता है. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है समझने के लिए, देखने के लिए. बहुत सही तरीके से दोस्तों इसे देखना और मजे करना आप, क्योंकि रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज हो गई हैं हमारी खत्म. ओके, सो HI की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में एनहेक्सेन बना. HCN डालोगे साइनोहाइड्रिन बन जाएगा. HNO3 डालोगे ग्लूकैरिक बन जाएगा. ब्रोमीन वाटर डालोगे ग्लूकोनिक बन जाएगा. एसिटिक एनहाइड्रेट डालोगे पेंटाएसिटेट बन जाएगा. NH2OH डालोगे ऑक्साइम बन जाएगा. बस खेल है भाई. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ योर फ्यूरानोज स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. तो फ्रक्टोज इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. नाउ फ्रक्टोज इज व्हाट? फ्रक्टोज इज अ कीटोज. ये कीटो शुगर है क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप जो है आपका प्रेजेंट रहता है. भाई दोबारा एक बार काला मार कर ले लेते हैं. ओके, डन. ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या है, हमने फ्रक्टोज लिया. सो फ्रक्टोज लोगे तो यहाँ पे डी फ्रक्टोज है क्योंकि एंड में OH है. माइनस इसलिए लिया क्योंकि फ्रक्टोज आपका दोस्तों एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड है. ये बात आपको मैं पढ़ाऊंगा इन्वर्जन ऑफ शुगर में जस्ट 2-3 स्लाइड्स के बाद. सो लीवो कंपाउंड होता है, यानी कि आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिरा डालता है. अब यहां पे क्या है, ऊपर CH2OH है, CHO नहीं प्रेजेंट. पहली बात, क्योंकि CH2OH क्यों है? बिकॉज इट इज अ कीटो कंपाउंड, और कीटो हमेशा बीच में फंस के खड़ा होता है. क्योंकि कीटो में आप लोग देख रहे हो, CHO में क्या है, CHO में बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है. देखो 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक नीचे बना लेगा. तो दिस अल्डिहाइड कैन बी टर्मिनल. ये टर्मिनस पे प्रेजेंट हो सकता है बिल्कुल कोने खोपचे पे, जैसा कि अपना प्रेजेंट था ग्लूकोज के अंदर. लेकिन आपका कीटोन नहीं प्रेजेंट हो पाएगा क्योंकि इसको आप टर्मिनस कैसे बोलोगे? एक साइड में कुछ ग्रुप है, एक साइड में कुछ ग्रुप है. सो दिस इज नॉट टर्मिनल, राइट? इट इज प्रेजेंट एट C2 कार्बन. यू कैन हैव अ लुक. यहां पे वही है, ग्लूकोज की तरह तीसरा जो कार्बन है उस पे OH लेफ्ट साइड में है, बाकी हर जगह राइट साइड में है. यानी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला तक सेम है, C6H12O6. बस बात यह है ग्लूकोज आपका अल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है. ओके, सो अगर आप यहां पर देखेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज. फ्यूरानोज स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था फ्यूरान से डेराइव्ड है क्योंकि ये, तो इसे फ्यूरानोज स्ट्रक्चर आप लोग बोलोगे. सो दिस इज कार्बन नंबर 1 ओवर हियर, कार्बन 2 यहां पे लिया है, कार्बन 3, 4, 5 और 6, यानी कि 2 CH2OH ग्रुप है यहां पर. अब सीधी सी बात है, इनके जो सेपरेट OH ग्रुप्स हैं वो कंपेयर कर लो. CH2OH और ये वाला OH दूर दूर प्रेजेंट है भाई, तो अल्फा हो जाएंगे. और CH2OH और ये वाला OH बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, तो बीटा हो जाएंगे. सेम एनोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन. और डी क्यों लिखा सबको पता है, माइनस माइनस क्यों लिखा सबको पता है. अल्फा बीटा का लोचा रहता है. अपने जो टर्मिनल कार्बन है इनकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर लो कि 1 और 6 वाले OH साथ साथ प्रेजेंट है तो बीटा, और अपोजिट प्रेजेंट है तो अल्फा. ओके, सो ये स्ट्रक्चरल कैसे बने थे, ये स्ट्रक्चर कैसे बने थे, ये भी आपके ऐसे ही बने थे. 5वें कार्बन का जो OH ग्रुप है यहाँ पर अटैच्ड, इसको फिर से अटैक करने को मिलेगा अपने फंक्शनल ग्रुप पे, यानी C2 पे, और उसी हिसाब से ये साइक्लाइजेशन कर लेगा. एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ साइक्लाइजेशन इज देयर, अल्फा एंड बीटा कंपाउंड्स यहां पर बन जाएंगे. ओके, ऑलराइट गाइस. सो अभी हम मोनोसैकेराइड पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिटेल में देखा है. डाइसैकेराइड की बात करते हैं. डाइसैकेराइड मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो टूटने के बाद 2 मोनोसैकेराइड हमें देंगे. एंड दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है तुम्हारे घर की चीनी, दैट इज बेसिकली सुक्रोज, दैट इज अ डाइसैकेराइड. और दूसरी बात, वाटर सॉल्युबल होंगे, इसमें भी कोई भाई ज्ञान की बात नहीं है, बिकॉज आप लोग चाहे माल्टोज ले लो, शराब वरा मिला मिला के पीते हो बहुत अच्छे तरीके से, दैट इज माल्ट शुगर. ओके, सो दैट इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, पानी में पैक बनता है पटियाला. और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चीनी का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो. यहां पर दोस्तों सुक्रोज जो था, इसको हम लोग बोल रहे थे नॉन रिड्यूसिंग शुगर. अगर आपने ध्यान दिया हो तो इट वाज एक्सेप्शन, नॉन रिड्यूसिंग शुगर. क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए फ्री अल्डिहाइडिक और फ्री कीटोनिक ग्रुप चाहिए. यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है 2 मोनोसैकेराइड के बीच, वो कहां बन रहा है? वो बन रहा है कार्बन नंबर 1 पे, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2. सबसे जरूरी बात क्या है कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे CHO था और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे CO था. यानी दोनों जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन हैं वही बॉन्ड कर रहे हैं 1 और 2. तो जाहिर सी बात है जब दोनों ने बॉन्ड ही कर लिया तो ये फंक्शनल ग्रुप एक्टिव कहां बचे? दे आर नॉट फ्री. सो दैट्स व्हाई
ड्यू टू द लैक ऑफ दीज फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप योर शुगर बिकम्स नॉन रिड्यूसिंग। सो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका सुक्रोज मॉलिक्यूल। यहां पर क्या होता है, सुक्रोज जो ओवरऑल है ना दोस्तों, ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, ये आपका प्लस होता है सुक्रोज ऑन एन एवरेज, ऑन ओवरऑल कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं। लेकिन जब आप इसको तोड़ लोगे ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज आपको मिलेगा और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी, पीछे हमने देखा था इट इज माइनस माइनस। सो फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी है, ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन बाप बाप होता है। फ्रक्टोज इतना लीवो रोटेटरी है कि ग्लूकोज उसके सामने कुछ भी नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लीवो रोटेशन जो है दोस्तों फ्रक्टोज की वो है -92.4 और डेक्स्ट्रो रोटेशन जो है ग्लूकोज की वो है 52.5, यानी फ्रक्टोज अपनी फील्ड का टॉपर है। ओके, समझ लो, जेई नीट का कंपैरिजन नहीं करूंगा, झगड़ा हो जाएगा बच्चों में। समझ लो एक आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो एक बच्चा कह रहा है मैं साइंस लेके बैठा हूं तो मैं जीनियस हूं, लेकिन उसका आया है 52.5%। और जो कॉमर्स वाला है उसके पिताजी ढोल बजा रहे हैं कि कह रहे हैं मेरा बेटा कॉमर्स में है लेकिन मेरे बेटे ने सीए भी फाड़ दी और मेरे बेटे के 92.4% आए, तो मेरा बेटा ज्यादा जीनियस है, तो नंबरों के हिसाब से मानना भी पड़ेगा। तो फ्रक्टोज कहीं ना कहीं ग्लूकोज पे भारी है। सो ओवरऑल जब ये टूटते हैं तो कॉम्बिनेशन लीवो रोटेटरी हो जाता है, यानी व्हेन द सुक्रोज इज प्रेजेंट इट इज ओवरऑल डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन जब वो टूट गए तो जो कॉम्बिनेशन अब बनी है उसमें लीवो रोटेशन ज्यादा आ गई है, इसे आप बोलते हो इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब सब खेल उल्टा हो गया, इसीलिए आपके सुक्रोज को आप लोग बोलते हो इन्वर्ट शुगर, और इस चेंज को आप लोग बोलते हो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो पहले आपका डेक्स्ट्रो था अब वो ओवरऑल टूट के लीवो हो गया है। ऑलराइट, सो यहां पर जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसे आप लोग बोलते हो अल्फा बीटा 1,2, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बन रहा है और अल्फा और बीटा मॉइटी के बीच में बन रहा है। अब आपका माल्टोज जो है दोस्तों ये ग्लूकोज से बनता है। ओके, माल्टोज इज फॉर्म्ड अप ऑफ ग्लूकोज एंड स्पेसिफिकली अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहां पर ये जो ग्लूकोज है इसका फर्स्ट और फोर्थ कार्बन साथ में कंबाइन करेगा, सो अल्फा 1,4 लिंकेज यहां पर होती है माल्टोज में, दोनों ग्लूकोज यूनिट्स ही होती हैं। लैक्टोज जो है दोस्तों यहां पर लैक्टोज में होते हैं आपके बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। सो बीटा लिंकेज यहां पर होगी, ओके, इन्वर्टेड लिंकेज आपको दिख रही होगी यहां पे जिगजैग शेप्ड। सो बीटा लिंकेज है और 1,4 लिंकेज है, सो हियर द लिंकेज इज बीटा 1,4 इन लैक्टोज। ओके, लैक्टोज क्या होता है आपका दूध वाली शुगर, सो इट इज अ मिल्क शुगर। ओके, जैसे माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ओके, लैक्टेशन, जब माँ की बॉडी में दूध बनना स्टार्ट होता है, सो दैट इज बेसिकली लैक्टेशन प्रोसेस एंड इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैक्टोज विच इज द मिल्क शुगर। अब दोस्तों बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसी शुगर जो टूटने के बाद बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देंगी मोनोसैकेराइड के, 1000 भी दे सकती हैं, 10,000 भी दे सकती हैं, 20,000 भी दे सकती हैं। तो यहां पे क्या है आपके ग्लूकोज जो है अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं। सो अल्फा 1,4 ग्लूकोज यहां पर जुड़े हुए हैं, इट इज द अमाइलोज फॉर्म। ओके, इट इज द अमाइलोज फॉर्म। अमाइलोज फॉर्म में क्या होता है 200 से 1000 यूनिट्स जो है आपकी बिल्कुल सीधी सीधी जुनी हुई होती है स्ट्रेट चेन में। तो आप लोग अमाइलोज देख रहे हो, इट इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड स्टार्च का। सो स्टार्च के दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होते हैं और अलग अलग टाइप की कॉम्बिनेशन रहती है। फर्स्ट इज अमाइलोज विच इज सिंपल इन नेचर, जो कि अपना सिंगल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और एक होता है आपका अमाइलोपेक्टिन जो कि आपका ब्रांच्ड होता है, अमाइलोपेक्टिन जो कि आपका ब्रांच्ड होता है, दिस वन। सो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका ब्रांच चेन आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल दिस केस, सो यहां पर जो अमाइलोज है यहां पर आपका ओनली 1,4 लिंकेज प्रेजेंट रहती है, लेकिन जब आप बात करते हैं ब्रांचिंग की तो यहां पर आपका छठे कार्बन पे ब्रांचिंग होती है, दैट्स वाई यहां पर 1,6 लिंकेज आपको मिलती है। सो एट द ब्रांच पॉइंट आपकी जो लिंकेज होगी वो अल्फा 1,6 होगी, और नॉर्मली आपकी स्ट्रेट चेन को बढ़ाने के लिए जो लिंकेज होगी वो आपकी अल्फा 1,4 होगी, ये आपको याद रखना है। सो ये चेन को बढ़ाने के लिए और अल्फा 1,6 आपकी ब्रांचिंग के लिए। सेल्यूलोज की अगर आप बात करें तो ये बीटा डी ग्लूकोज का बना हुआ होता है, बीटा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर है, तो इसीलिए यहां पर बीटा लिंक्स प्रेजेंट होती हैं और एक के बाद एक ये जुड़ते जाते हैं इन अ लीनियर फैशन, दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज अ लीनियर पॉलीमर। और ये जो है आपकी प्लांट सेल की सेल वॉल बनाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। So it is one of the most important biomolecules, it is one of the most abundant biomolecules as well.
जब सबसे अबंडेंट शुगर्स की बात आती है तो सेल्यूलोज का उसमें बहुत ही बड़ा नाम होता है, क्योंकि प्लांट का बायोमास बहुत ज्यादा रहता है। तो जब अबंडेंसी की बात आएगी, सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड में सबको मात दे देगा। अब बात करते हैं दोस्तों अमीनो एसिड की। सो अमीनो एसिड जैसा मैंने आपको बताया सी और एच टोन में होगा ही। अमीनो एसिड जैसा नाम में है, सो यहां पर एक अमीनो ग्रुप हो जाएगा, यहां पे एक एसिड ग्रुप हो जाएगा, एंड में एक आर ग्रुप विच इज डिस्टिंक्टिव। ये जो आर ग्रुप है अलग अलग टाइप का हो सकता है, इसमें आपके कुछ COH ग्रुप भी हो सकते हैं जो कि आपके अमीनो एसिड को और ज्यादा एसिडिक बनाएंगे। क्योंकि देखो बेसिक ग्रुप अब एक ही है, लेकिन एसिडिक ग्रुप अब एक से ज्यादा हो गए। सो ओवरऑल अमीनो एसिड विल बी एसिडिक, राइट। सो इनके एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल्स हैं आपके एस्पार्टिक एसिड और आपके ग्लूटामिक एसिड। जब आपके आर ग्रुप में NH2 भी प्रेजेंट रहता है तो आपका ओवरऑल नेचर जो है अमीनो एसिड का वो बेसिक हो जाता है। इसे आप लोग बोलते हो बेसिक अमीनो एसिड। जैसे कि आपका लाइसीन, आपका आर्जिनिन एंड आपका हिस्टिडीन, ये जो रहते हैं बेसिकली ये आपके बेसिक अमीनो एसिड रहते हैं। अब एसिडिक के तो नाम में एसिड एसिड है, समझ में आ जाता है। इसको कैसे याद करें? इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों बहल। ओके, बहल इज अ सरनेम। आई होप यू हैव सीन लेडीज वर्सेस रिकी बहल, वेरी गुड मूवी ऑफ रणबीर सिंह, नॉट वेरी गुड एक्चुअली बट इट्स अ मूवी। सो बी का मतलब है आपका बेसिक, ए का मतलब है आपका आर्जिनिन, एच का मतलब है हिस्टिडीन, एल का मतलब है लाइसिन। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, मतलब इस ट्रिक में पुट कर दो एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स इन एग्जामिनेशन। अगर मल्टीपल चॉइस आता है यू कैन इजीली डू दैट। ओके, और बचे हुए काफी सारे आपके न्यूट्रल रहते हैं। सिमिलरली द अमीनो एसिड्स कैन बी पोलर, कैन बी नॉन पोलर, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। और जो अमीनो एसिड्स रहते हैं दोस्तों वो आपके असेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन असेंशियल भी हो सकते हैं। अब इनके पीछे का लॉजिक क्या है? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मतलब कुछ आपको चाहिए, कुछ आपको नहीं चाहिए। अब समझ लो मेरे पास एक फोन है तो मुझे फिलहाल वैसा ही एक और फोन नहीं चाहिए, इट्स वेरी ऑब्वियस। बट हाँ, मेरे पास फोन है और कोई मुझे ऑफर करता है आईपैड, तो हो सकता है वो मुझे चाहिए हो। तो एसेंशियल का मतलब है एक ऐसी चीज जो तुम्हें चाहिए, मतलब जो तुम्हारी बॉडी में नहीं है, जो तुम्हारे पास अभी नहीं है। ओके, सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स विच योर बॉडी डजंट फॉर्म। तो आपको ये डाइट में चाहिए रहेंगे, ये आपको खाने में चाहिए। प्लस नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी ने खुद बना रही है, तो आपको डाइट में जरूरत नहीं है इनकी, आपको डाइट में बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी खुद बनाती है। सो दीज आर नॉन एसेंशियल, खाने में नहीं भी मिलेगा चल जाएगा। ओके, सो डेफिनेशन आई होप इट इज क्लियर। अमीनो एसिड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, तो इसलिए इसे अमीनो एसिड कहा जाता है। और बेसिक फॉर्मूला इसका क्लियर है ही, मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बता चुका था। क्लासिफिकेशन दोस्तों अमीनो एसिड की, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल नेचर। एग्जांपल्स में मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक बना चुका हूं मैं, द एग्जांपल्स टू लर्न एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आप लोग सर्च कर सकते हो, 3-4 मिनट की ट्रिक है, द ट्रिक टू लर्न एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बाय ओजोन क्लासेस। आप ये टाइप करोगे आपको 3 मिनट की एक ट्रिक मिल जाएगी, उसमें पूरा बता रखा है मैंने। ओके, अब जो प्रोटीन्स होते हैं दोस्तों ये बनते हैं आपके अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन से। जैसा मैंने बताया पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इनके बीच में। तो पहली बात तो यार पेप्टाइड बॉन्ड आपको बना के दिखा देता हूं जिससे आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए, बिकॉज इट्स क्वाइट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ओके, सो लेट्स से दिस इज एन अमीनो एसिड। सो यहां पर आपका NH2 ग्रुप था, यहां पर आपका R था, यहां पे आपका H था, यहां पे आपका COOH था। अगर आपको याद हो तो मैं यहां पर लिख रहा हूं COOH था। अब यहां पे क्या हुआ, इसका OH गायब कर रहा हूं मैं यहां पे सिर्फ लिख रहा हूं CO। और अगला जो अमीनो एसिड आया उसमें NH2 था अगले अमीनो एसिड में, मैं इसका H गायब कर रहा हूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं NH। सो ये जो आपका OH निकला और ये जो आपका H निकला, ये मिलकर क्या बन गए, ये वाटर बन गए, यानी वाटर आपका निकल गया इस रिएक्शन से। और आपका क्या बना, आपका बेसिक ये वाला रिएक्शन जो है दोस्तों बनके तैयार हो गया। ये सिर्फ 2 अमीनो एसिड मैंने यहां पर जोड़े हैं। सो दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई एम हाईलाइटिंग ओवर हियर इज योर पेप्टाइड बॉन्ड, जिसे आप CONH बोलते हो। ओके, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है दोस्तों, बिकॉज यहां पर ये जो है थोड़ा बहुत रेजोनेटिंग इफेक्ट दिखाता है। यहां से बहुत ही अच्छा आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है,
सो इस तरीके से थोड़ी बहुत यहाँ पे पार्शियल चार्जेस का मूवमेंट होता है एंड ओवरऑल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज शोन बाय दिस पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो है पूरे अच्छे तरीके से मूवमेंट नहीं शो करता, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, सो ये आपका बन गया है एक डाइपेप्टाइड। सिमिलरली आप ट्राइपेप्टाइड बना सकते हो एंड सो ऑन। सो द प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड ऑन वैरायटी ऑफ बेसिस। ओके, प्रोटीन जो रहता है आपके अलग अलग क्राइटेरिया से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि द प्रोटीन कैन बी ग्लोबुलर एंड द प्रोटीन कैन बी फाइब्रस। फाइब्रस प्रोटीन वो रहते हैं जो आपके फाइबर लाइक रहते हैं स्ट्रक्चर में, वाटर इंसॉल्युबल रहते हैं, जैसे कि आपके बालों का हेयर, केराटिन। केराटिन इज द हेयर प्रोटीन और द नेल प्रोटीन, और ये वाटर इंसॉल्युबल होता है। जाहिर सी बात है अगर वाटर सॉल्युबल होता तो आप लोग अगर नहाते तो उस टाइम पे आपके सारे बाल निकल जाते, इफ इट इज गोइंग टू बी वाटर सॉल्युबल, बट इट इज नॉट। ओके, सो यार थोड़ा लंबा टाइम हो गया मेरे को, मैं पानी वानी पी लेता हूँ एक बार और उसके बाद मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके, 30 सेकेंड। सो ऑलराइट गाइस, आई एम बैक। करते हैं पढ़ाई शुरू। तो हम कहाँ पे थे, मुझे चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, डन। सो मैं यहाँ पर बात कर रहा था केराटिन की। सो अगर आप बाल धोते या अगर आप अपने नेल्स को साफ करते तो उसके बाद आपके नेल्स जो है खराब हो जाते हैं ऑब्वियसली, एंड दे विल बी सोल्युबलाइज्ड इन वाटर, बट इट इज नॉट द केस। ओके, सो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं दैट योर प्रोटीन्स विच आर फाइब्रस इन नेचर आर नॉट वाटर सोल्युबल। ओके, और इनमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ प्रोटीन। फाइबर्स आर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग, यू नो दैट वेरी वेल। सो यहाँ पर आपकी डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। दिस इज डाइसल्फाइड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारी बॉन्डिंग आपकी प्रिडोमिनेंट रहती है। व्हेन इट कम्स टू ग्लोबुलर प्रोटीन, ये राउंड रहते हैं स्ट्रक्चर में, ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, एंड दे आर ऑब्वियसली वाटर soluble, and they are roaming in blood here and there, such as your albumin protein and so on. So these are quite abundant in your blood plasma and rest of the components. Okay, so अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें और डीनेचरेशन की बात करें तो आपको स्ट्रक्चर के अलग अलग लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। द वेरी फर्स्ट लेवल दैट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसी भी चीज का क्या होता है, चाहे वो आपका नाइट्रोजनस बेसिस हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है सिंगल लाइन। आपने क्या किया, अमीनो एसिड को कुछ इस तरीके से जोड़ा कि आपने उनको सिंगल लाइन में खड़ा कर दिया। एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिंगल लाइन में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही, कोई फोल्डिंग नहीं हो रही, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसको आप लोग बोलते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, इट इज नथिंग बट इट इज द सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में थोड़ी सी फोल्डिंग ये शो करेगा। किस तरीके से, जैसे कि दिस इज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिकल, यहां पे क्या हुआ, एक एक्सिस के अराउंड इसने हेलिक्स बना ली इस तरीके की। दिस इज कॉल्ड एज हेलिक्स, दिस इज हेलिकल मॉडल। ओके, एंड दिस इज शीट मॉडल, दिस इज बीटा प्लेटेड शीट। सो अल्फा तो हेलिक्स होती है और बीटा प्लेटेड शीट, प्लेटेड शीट मतलब किसी ने ठोक ठोक के, जैसे कि आप लोग एक चद्दर बना देते हो लोहे की, सिमिलरली यू हैव मेड द शीट्स ओवर हेयर। और ये जो आपका अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट है, ये दोनों की दोनों आपकी पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से सप्लीमेंटेड रहती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी को पा सकती हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स। देन टर्शरी स्ट्रक्चर की जब आप बात करें तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर एक एक्टिव फॉर्म रहता है। जो आपके एंजाइम्स होते हैं, दे आर यूजुअली इन द टर्शरी स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, आपस में फोल्ड हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है दोस्तों, आपस में ऐसे गुथ जाएगा, अकेला है ये, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से गुथ गया कि यहां पर आपकी सबस्ट्रेट को बाइंड करने की साइट बन गई। अब एंजाइम क्या होते हैं, जैसे आपका कैटलिस्ट होता है केमिस्ट्री में, इट एक्ट्स ऑन some sort of substrate to convert it into product. Similarly, the enzyme also have some substrate binding site so that it can convert this substrate into product. So in tertiary structure, this pocket or this loop is formed, जिसे हम लोग बोलते हैं crevice. So it is called as crevices of enzyme. इस पॉकेट के अंदर सबस्ट्रेट को पकड़ा जाता है और उसके बाद जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस रिएक्शन को कैटलाइज कर दिया जाता है। सो एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज द बायो कैटलिस्ट। ओके, इन्हें बायो कैटलिस्ट भी बोला जाता है। सो
इस तरीके से आपका टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में अलग अलग कंपोनेंट्स आके जुड़ जाएंगे। यानी टर्शरी में क्या हुआ, एक ही कंपोनेंट 3D डायमेंशन में फोल्ड हो रहा है। दिस इज अ 3 डायमेंशन थिंग। तो एक ही जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छे तरीके से 3 डायमेंशन में गुथ गया। जैसे एक सीधी ऊन थी, उसने एक गोला बना लिया, दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। बट अब नाउ दिस टर्शरी स्ट्रक्चर इज आल्सो कंबाइंड विद द सम अदर काइंड ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जांपल आपका 2 प्राइमरी प्रोटीन्स मिल गए तो भी इन्हें आप क्वार्टरनरी बोल सकते हैं। आपका एक सेकेंडरी मिल गया अल्फा हेलिक्स और इसके साथ एक बीटा प्लेटेड जो है आके अटैच हो गई, इसको भी आप लोग क्वार्टरनरी बोल सकते हैं। यानी यहां पर जो है कॉम्बिनेशन आएगी, एक टर्शरी के साथ एक प्राइमरी जुड़ गया, दैट इज आल्सो क्वार्टरनरी। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको कॉम्बिनेशंस बनानी है बहुत अच्छी अच्छी सी, ओके और तभी ये काम हो पाएगा। सो दिस इज क्वार्टरनरी। मैं आपको इमेजेस के बेसिस पे समझाता हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब सिंगल सीक्वेंस, आप लोग देख रहे हो एक के बाद एक जो है आपका अमीनो एसिड यहां पर अटैच्ड है, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हो, थोड़ा सा आपने इसे घुमा दिया, फॉर एग्जाम्पल अल्फा के फॉर्म में आपने हेलिक्स बनाई, बीटा के फॉर्म में आपने शीट्स बनाई। टर्शरी स्ट्रक्चर में जो सिंगल प्राइमरी स्ट्रक्चर था ना, ये 3 डायमेंशन में फोल्ड हो गया। मतलब दिस इज सिंगल ओनली, यू आर नॉट सीइंग एनी अदर प्रोटीन कंपोनेंट, आप यहाँ पे कुछ और नहीं देख रहे। लेकिन जब आप क्वार्टरनरी की बात करते हो ना दोस्तों, तो ये वाला जो टर्शरी था ये तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है, जो मैंने अभी बनाया था 2 मिनट पहले, और उसके साथ साथ ये देखो एक एडिशनल कंपोनेंट है, ये अल्फा हेलिक्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग प्रोटीन्स कंबाइन कर रहे हैं। सो कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वार्टरनरी और 4 डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो इस तरीके का अरेंजमेंट है। सेकेंडरी में आप लोग देखो अल्फा हेलिक्स बनाई हुई है, यहाँ पे बीटा प्लेटेड नहीं दिखा रखा, अल्फा हेलिक्स बनाई हुई है। टर्शरी में 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वार्टरनरी में देखो ये जो ब्लू कलर का एक 3 डायमेंशनल था, एक और ब्लू आ गया, एक और ऑरेंज आ गया, एक और ऑरेंज आ गया, 4 अलग अलग प्रोटीन्स ने मिलकर ऐसा बना लिया है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। आप लोग बता सकते हो जो हेमोग्लोबिन है वो टर्शरी प्रोटीन है, उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स जो है वो मिलकर हेमोग्लोबिन बनाती हैं। ओके, सो 2 अल्फा सब यूनिट्स होती हैं यहाँ पे, 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं, और ये चारों यूनिट्स मिलकर एक टर्शरी कंपोनेंट बनाते हैं जिसे आप लोग हेमोग्लोबिन बोलते हो। नाउ हियर कम्स द विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज एंड डिजीज। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है आपकी एमसीक्यू में पूछी जाती है। सोर्सेज आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हो, बिकॉज मिल्क, ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स, दीज आर क्वाइट कॉमन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। विटामिन ए फिश लीवर ऑयल में बहुत मिलता है, जिसे आप लोग कॉड लीवर ऑयल बोलते हो, उसमें बहुत अबंडेंट होता है। कैरेट में मिलता है, बिकॉज कैरेट आप लोग बोलते हो खाओ तो आंखें मजबूत होंगी, मतलब अच्छी दिखेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें होता है कैरोटीन और कैरोटीनॉइड, और कैरोटीनॉइड पिगमेंट आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। बटर और मिल्क में भी ये होता है। जो बीमारी इसकी डेफिशिएंसी से होगी वो है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है, आपकी आंखों का जो कॉर्निया होता है ये बहुत ही हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी नहीं रहती। और दूसरा है नाइट ब्लाइंडनेस, आपको जो है विजिबिलिटी इसमें भी कम हो जाएगी। सो विटामिन ए से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। विटामिन B1 जिसको आप लोग बोलते हैं थियामीन। सो एक और चीज आप लोग यहां पर देखेंगे, थायमीन। सो थायमीन जो है ये एक नाइट्रोजिनस बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, एंड थियामीन इज विटामिन B1 का असली नाम। ये आपका ईस्ट में प्रेजेंट रहेगा। ईस्ट क्या है? ईस्ट आपका यूनिसेलुलर फंगस है, यानी एक ऐसा फंगस जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, उसे आप ईस्ट बोलते हो। ब्रेड जो बनती है वो आपके ईस्ट से ही बनती है, सैक्रोमाइसिस वगैरह से। जो शराब वगैरह बनती है उसमें भी फर्मेंटेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ईस्ट का। मिल्क में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स यानी आपके दाल वगैरह, मीट, एग वाइट, अच्छा चलो ये अगला है, लेकिन हाँ मिल्क में काफी सारे इंपॉर्टेंट विटामिन मिलते हैं आपको। सो मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक ऐसा, मतलब देखो यार, अगर क्वेश्चन आता है ना मेडिसिन में कि इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तुक्के मारते हैं। वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक, बार बार बुखार चढ़ना उतरना, ये तुक्के बंदा हर जगह मारता है। सिमिलरली देयर आर सम तुक्कास जो तुम हर जगह लगा सकते हो, जैसे मीट है, प्रोटीन के लिए आपका मिल्क है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, these are some things that you can put anywhere. So बेरी बेरी यहाँ पे होता है, ओके, जहाँ पे आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है, यानी कि आपकी भूख प्यास मर जाती है, जैसा कि आपको प्यार में भी होता है, जो आपको पेपर में भी हो रहा है, ओके, इस तरीके से। सो विटामिन जो आपका B2 है, दिस इज राइबोफ्लेविन, दिस इज कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन।
ये आपका मिल्क में होता है, एग वाइट में होता है, एग के वाइट कंपोनेंट में, नॉट इन द यॉक। लिवर में प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। यहां से होता है आपका चिलोसिस। चिलोसिस का मतलब फिशरिंग एट कॉर्नर ऑफ माउथ लिप्स, यानी कि यहां से आपके कई बार होठ फट जाते हैं। यानी अभी लेकिन एग्जाम चल रहे हैं तो बहुत कुछ फटा हो तुम्हारा, लेकिन अभी हम लोग होठों की बात करेंगे सिर्फ। ओके, सो कॉर्नर्स पे से होठ आपके जो फट जाते हैं, सो बेसिकली उसे आप लोग बोलते हैं चिलोसिस। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं दोस्तों। स्किन जो है उसमें बर्निंग सेंसेशंस आने लग जाती हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि स्किन आपकी जल रही है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता यूजुअली। विटामिन B6 जिसे आप लोग बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन अगेन ईस्ट, जो कि आपका यूनिसेलुलर फंगस है, मिल्क, एग यॉक, सीरियल्स एंड ग्राम्स में। तो जो आपका राइबोफ्लेविन था ये एग वाइट में था, और आपका जो पायरिडॉक्सिन है दिस इज इन एग यॉक। सो ओवरऑल अगर आप एग खाओगे पूरा का पूरा, तो बी कंपोनेंट जो है विटामिन का बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें मिलेगा। यहां से कन्वर्जन्स होते हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब होने वाली डिसऑर्डर्स। विटामिन B12 जिसको आप लोग साइंटिफिकली बोलते हो साइनोकोबालामीन। ओके, क्योंकि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है, सो इसके नाम में ही साइनोकोबालामीन आता है। ये मीट में, फिश में प्रेजेंट रहेगा, सॉरी मीट एंड फिश में प्रेजेंट रहेगा, एग और कर्ड में भी प्रेजेंट रहेगा। पर्नीशियस अनीमिया यानी खून की कमी यहां पर हो जाती है, यानी कि आपके आरबीसी में डेफिशिएंसी हो जाएगी हीमोग्लोबिन की। विटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, आपको सबको पता है सी जो है आपका सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट रहता है, खट्टे जो फ्रूट रहते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में। इससे स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी में भी सेकंड लेटर सी ही है, यानी कि आपके गम्स जो है, आपके मसूड़े जो है, उनमें से खून आने लग जाते हैं। विटामिन डी, धूप में नहीं बैठोगे तो रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। सो सनलाइट में बैठो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक विटामिन डी। ऐसा नहीं है कि विटामिन डी आपको धूप से मिलता है, आपकी बॉडी में प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं विच इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गॉट कन्वर्टेड इनटू द विटामिन डी। ओके ओके, फिश से और एग यॉक से आपको मिल सकता है। रिकेट्स जो होता है दोस्तों, जहां पर पैर टेढ़े हो जाते हैं बच्चे के, बोन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ये, सॉरी बोन डिफॉर्मेलिटी है ये, जिसमें कि आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। सो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है आपका बड़ों में, यानी एडल्ट्स में। ये आपको याद रखना है, बड़ों में रिकेट्स नहीं होता। विटामिन ई विच इज कॉल्ड एज द स्टर्लिटी विटामिन, यानी अगर आपको विटामिन ई प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आप स्टेराइल नहीं रहोगे। सो फॉर गुड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इट इज क्वाइट एसेंशियल टू हैव गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ई। सो ये वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, जैसे कि व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ईटीसी। इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, यहाँ पे वीकनेस आ जाती है, और जो आरबीसी है आपकी फ्रेजाइल हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती। विटामिन के का मतलब होता है खून, तो ये ब्लड लॉस से रिलेटेड है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आपको मिलता है। ब्लड क्लॉटिंग का टाइम इंक्रीज कर देता है, यानी कि आपका ब्लड का जो कत्था है वो ठीक से नहीं बन पाएगा, बहुत जल्दी नहीं बन पाएगा। जब तक आपका ब्लड क्लॉट होगा तब तक आपका ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका होगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड डील फॉर यू गाइस। नाउ यहाँ पर आपके 3 टॉपिक बचते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज योर डीएनए, द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर एंजाइम, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर हार्मोन। सो वी आर गोइंग टू डील विद ईच एंड एवरी वन ऑफ इट जस्ट नाउ। एंजाइम और हार्मोन की सबसे पहले बात कर लूं दोस्तों। एंजाइम जो है बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रहते हैं नेचर में, जस्ट लाइक द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तब भी थोड़े कम स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आपने काफी सारे रिएक्शन में सुना होगा जिगलर नाटा बहुत सारी जगह यूज हो रहा है। ओके, आपके बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो मल्टीपल रिएक्शंस को कैटलाइज कर देते हैं, बट एंजाइम इज वेरी स्पेसिफिक व्हेन इट कम्स टू सबस्ट्रेट। अगर एक सबस्ट्रेट की बात हो रही है, सिर्फ उसी को कैटलाइज करेगा, कोई ज्यादा उसमें झमेला नहीं है, मल्टीपल सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करता। सिमिलर केस इज विद योर हार्मोन। एंजाइम जो है दोस्तों ये थोड़ा हैवी होता है, ओके, और हार्मोन जो है सिंस इट इज फाउंड बाय द डक्टलेस ग्लैंड, ये किसी ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता, ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाता है, और ब्लड के थ्रू ये आपका ट्रांसफर होने लगता है। और ब्लड के थ्रू कौन सी चीज ट्रांसफर होगी, जो थोड़ी सी हल्की होगी, कंपैरेटिवली थोड़ी हल्की होगी। सो व्हेन इट कम्स टू एंजाइम एंड हार्मोन, तो एंजाइम और हार्मोन में से हार्मोन थोड़ा हल्का होता है, बिकॉज ये ब्लड के साथ आसानी से ट्रेवल कर सकता है। ओके, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में बनते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम जो है आपके रिएक्शन रेट को मिलियन टाइम्स तक बढ़ा सकता है, यानी जो रिएक्शन आपका, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते तो आपका एक टाइम का खाना पचने में 50 साल लगते, ऑन एन एवरेज 47 पॉइंट कुछ साल थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेटा, बट 50 साल के आसपास लगते हैं। यानी आप जो जिंदगी का पहला खाना खाते वो आपका बुढ़ापे तक पचता, लेकिन आपका एंजाइम है रोज खाना पचा रहे हो 3-3 बार। ओके, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ गुड एंजाइमेटिक पोटेंशियल।
एंड जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं ये अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं. सम आर प्रोटीनेशियस हार्मोन, सम आर नॉन प्रोटीनेशियस हार्मोन. सो आपका जो सेल है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो बाउंड्री होती है, ये लिपिड की बनती है विच इज ऑल्सो अ बायोमोलिक्यूल. सो ये लिपिड की बनी हुई जो मेम्ब्रेन है ना, ये खुद जैसी चीजों को अंदर आने देती है फ्री में, लेकिन जो अपोजिट चीजें हैं इनसे लेती है गेट पास. फॉर एग्जाम्पल जो आपके स्टेरॉयड हॉर्मोन्स है, स्टेरॉयड हॉर्मोन्स जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो रहते हैं ये स्टेरॉयड कंपाउंड्स है. सो सिमिलरली आपकी बॉडी में स्टेरॉयड हॉर्मोन्स भी होते हैं, जैसे आपके सेक्स हॉर्मोन्स, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेसर्ट, ये सारी चीजें. सो ये जो सेक्स हॉर्मोन्स रहते हैं दीज आर स्टेरॉयडल इन नेचर, और क्योंकि ये लिपिड से मिलते जुलते हैं तो इनको पास करने दिया जाता है, ये सेल के अंदर जाके एक्ट करते हैं. लेकिन जो प्रोटीनेशियस हार्मोन रहते हैं, जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो सेल के अंदर डायरेक्टली नहीं जा पाते, तो इन्हें रिसेप्टर को बतानी पड़ती है अपनी बात. ये रिसेप्टर जो है फिर अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है. ओके, सो सिंस दिस लिपिड इज हाइड्रोफोबिक, सो कुछ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स को ये अपने अंदर नहीं आने देता, और स्टेरॉइड जो है ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक है, सो इसको अपने अंदर बहुत अच्छे तरीके से आने देता है. अब बात करते हैं डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल की बहुत ही अच्छे तरीके से. सो डीएनए या आरएनए या ऑन एन एवरेज बोले तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड. सो न्यूक्लिक एसिड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, और न्यूक्लिक एसिड जो रहते हैं दोस्तों ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के, ना कि न्यूक्लियोसाइड के. अब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या है? हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं. नाइट्रोजनस बेसिस आर सम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. हेट्रोसाइक्लिक का मतलब वो रहता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सो ऑन. सो आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आपको बताना भूल गया था, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर योर सिस्टीन एंड मिथियोनिन. जब मैंने आपको एसिडिक और बेसिक बताया था वहां पर ये नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं. सो यहां पर अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ प्रेजेंट है तो इसे आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं. सिंस इट इज नाइट्रोजनस बेस तो यहां पर नाइट्रोजन बहुत अबंडेंट रहता है. ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनकी दो कैटेगरीज रहती हैं. द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज योर प्यूरीन एंड द सेकेंड कैटेगरी इज योर pyrimidine. सो जो प्यूरीन रहता है दोस्तों इट इज अ 9 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से. सो 6 मेंबर की ये रिंग है, 5 मेंबर की ये रिंग है, दो जगह पे फ्यूज्ड है, तो 6 + 5 इज इक्वल टू 11. लेकिन दो जगह पे ये फ्यूज्ड है तो ओवरऑल 9 मेंबर रिंग आपकी बनी. और जो पिरिमिडीन है दोस्तों ये आपकी 6 मेंबर की रिंग रहती है, सिर्फ एक सिंगल रिंग. यहां पर दोस्तों काफी सारी पोजीशंस पर प्रेजेंट रहते हैं आपके नाइट्रोजन. आपको याद कैसे करना है? 5 को छोड़कर हर ऑड नंबर पे आपका नाइट्रोजन है. जैसे कि व्हेन इट कम्स टू दिस 9 मेंबर्ड रिंग 1 3 7 9 दीज आर द ऑड नंबर एक्सेप्ट 5. और अगर आप 6 मेंबर की बात करें 1 3 दीज आर द ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 5. यहां पे आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज 1 3 7 9 एंड दिस इज लेट्स से योर 1 3 इस तरीके से. ओके, सो दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस, क्योंकि इनमें कूट कूट के नाइट्रोजन भरा हुआ है. अब यहां पर क्या रहता है, नाइट्रोजन के साथ साथ काफी सारे अगर आप यहां पे फंक्शनल ग्रुप्स लगा दो देन दे विल बिकम स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस. सो प्यूरीन्स के आपके एग्जांपल है एडेनिन जिसे आप ए से डिनोट करते हो. सेकेंड वन इज योर ग्वानिन जिसको आप लोग जी से डिनोट करते हो. ओके, और 6 मेंबर के आपके हैं साइटोसिन जिसे आप सी से डिनोट करते हो. ओके, यूरेसिल जिसको आप लोग यू से डिनोट करते हो, एंड थाइमीन ओके जिसे आप टी से डिनोट करते हो. तो थाइमीन और थियामीन में फर्क बताया था मैंने. थियामीन इज अ विटामिन जो हम पिछले से पिछली स्लाइड में देखा था यहां पर. ओके, थियामीन यहां पर लिखा हुआ था दिस वन विटामिन B1. और अगर आप यहां पर देखो इट इज थाइमीन विच इज अ नाइट्रोजनस बेस. तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. ट्रिक कैसे याद करें? जो आपके पिरिमिडीन्स हैं दे आर मेमोराइज्ड बाय ट्रिक कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन. और AG का मतलब है आलू गोभी, यानी कट करो आलू गोभी. सो पिरिमिडीन्स आर CUT एंड योर प्यूरीन आर A and G. ऑलराइट, सो यहां पर जो A और G है 9 मेंबर्स के होते हैं और ये जो है आपके 6 मेंबर्स के होते हैं. अब यहां पर जो यूरेसिल है दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू RNA. ये एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो सिर्फ और सिर्फ RNA में मिलता है. तो आपके DNA में क्या क्या प्रेजेंट रहता है?
डीएनए में आपका प्रेजेंट रहता है TAGC, लेकिन आपका जो आरएनए है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है UAGC, यानी आपका T के प्लेस पे U आ जाएगा इन आरएनए। सो आरएनए में आपका यूरेसिल बहुत बहुत स्पेसिफिक है, डीएनए में आपका थायमीन बहुत बहुत स्पेसिफिक है। इनमें शुगर्स का भी फर्क रहता है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। अब यहां पे ये जो है शुगर के साथ कंबाइन कर सकती हैं, कौन से पोजीशन पे? जो आपका सबसे कम नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, जो सबसे कम और सबसे ज्यादा नंबर है ना, सिर्फ वो आपके बाइंड करेंगे। ऐसे याद कर लो, सबसे ज्यादा क्या है 9 और सबसे कम है 1। सो जिसमें 9 नंबर तक है उसका 9th वाला जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये बाइंड करेगा शुगर के साथ, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ग्लाइको का मतलब ही होता है शुगर। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका यहां पर बनेगा 9 पे, और जिसमें आपका 9 है ही नहीं वो बेचारा 1 वाला बनाएगा। सो यहां पर आपका इस तरीके से शुगर आके कंबाइन हो जाती है। ओके, 5 कार्बन की शुगर आ जाती है जिसे आप लोग बोलते हो पेंटोज शुगर। सो आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बना लिया है हमने। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर इज योर न्यूक्लियोसाइड, ये हमेशा याद रखना। प्लस अब मैं अगर यहां पे फॉस्फेट लगा दूं, अगर मैं अब यहां पे फॉस्फेट लगा दूं, इट विल बिकम न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज योर न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है दोस्तों, ये बार बार पॉलीमराइज होकर बनाता है न्यूक्लिक एसिड, यानी दिस इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड आपका नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर की बॉन्डिंग से बना हुआ है, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो ये बनाएंगे आपके न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड बार 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 पॉलीमराइज होकर बनाएगा न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अगर नाइट्रोजनस बेस है ATGC तो आपका बनेगा डीएनए, अगर वो है AUGC तो आपका बनेगा आरएनए। ये जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन की, ये अगर है आपकी राइबोज तो आपका बनेगा आरएनए, जिसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर ये आपकी 5 कार्बन की शुगर है डीऑक्सीराइबोज तो आपका बनेगा डीएनए। इन दोनों में फर्क है दोस्तों। ओके, सो इस तरीके से अगर आप देखें शुगर का स्ट्रक्चर, तो 5 कार्बन की शुगर हम लोग बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज HOH, ऐसे करके बना लेते हैं। दिस इज ऑल्सो OH एट कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5। भाई लिखते लिखते राइटिंग खराब हो गई भयंकर। सो यहाँ पे 2 प्राइम पे जब आप देखेंगे तो O अगर आप यहाँ का गायब कर दो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। सो इस वजह से आपका क्या होता है, आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आरएनए में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, बिकॉज इट हैज राइबोज शुगर। सिंस इट इज हैविंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज लेस स्टेबल। सो आपका जो आरएनए है ये बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ओनली इन अ फ्यू वायरसेस। बट डीएनए जो है ये आपका यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है, ये 99.9% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, बिकॉज इट इज वेरी स्टेबल। हम लोग थोड़ी चाहेंगे कि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो बार बार बदलते रहे और कुछ का कुछ हो जाए, कि हाँ भाई सोए इंसान और उठे पेंगुइन। इतना म्यूटेशन रेट हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव जेनेटिक मटेरियल होगा। फॉर दैट वी रिक्वायर स्टेबिलिटी, एंड दैट स्टेबिलिटी इज गिवन बाय द डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, सो काफी सारे साइंटिस्ट ने काम किया था जेनेटिक कोड पे। हरगोबिंद खुराना साहब ने जेनेटिक कोड पे काम किया था। डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए का सीक्वेंस बहुत स्पेसिफिक होता है हर ह्यूमन बीइंग में, और पेरेंट से ये सिंस इनहेरिट होता है तो काफी ज्यादा मिलता जुलता रहता है अपने पिताजी से। सो बेसिकली आप लोग पैटर्नल डिटर्मिनेशन कर सकते हो कि हाँ भाई अगर एक बच्चा है उसको शक है कि मेरा बाप कांतिलाल है या मनोहर लाल, तो वो जाकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा सकता है, लेकिन हो सकता है उसका पिताजी मिले छगन लाल। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। सो यहाँ पर दोस्तों अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक साहब ने, और इन्हें मिला था इस बहुत ही अच्छी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज। स्ट्रक्चर जो है इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के जो कि आपस में गुथे हुए हैं। ओके, these are 2 strands which are tangled with each other like this. This is the first strand, this is the second strand. Okay, now इनकी polarity होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा स्ट्रैंड उल्टा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
इसीलिए इसे कहा जाता है एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन, यानी दोनों स्ट्रैंड्स जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, प्लस दिस इज डबल स्ट्रैंडेड क्योंकि दो स्ट्रैंड्स यहां पर हैं, ओके, एंड दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, तो इसे बोला जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए which is given by Watson and Crick in 1953 as I know, right? इसके बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो आपस में बाइंड किए हुए होते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक इनका बाइंडिंग पैटर्न है। ए जो है हमेशा टी के साथ बाइंड करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, सी हमेशा जी के साथ बाइंड करेगा हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। सो सी और जी जिस डीएनए में ज्यादा है उनका मेल्टिंग पॉइंट अक्सर ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर हैविंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो जितने ज्यादा सी और जी होंगे उतना ज्यादा आपका डीएनए स्ट्रांग हो जाएगा और उतना उसको मेल्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से आपके नाइट्रोजनस बेसिस जो है यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। सो एक ये जो हेलिक्स रहती है, एक ये जो टर्न है, इस टर्न का जो साइज रहता है ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम, और जो एक टर्न रहता है इसके अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं, यानी 10 नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयर बना चुके होते हैं। सो ओवरऑल अगर आप निकालें कि एक बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 34 एंगस्ट्रॉम बाय 10 कर लो यार, तो हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, और इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर ही सकते हो। दिस विल बिकम 3.4 नैनोमीटर एंड दिस विल बिकम 0.34 नैनोमीटर एंड सो ऑन, यू कैन मेक योर डेटा अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। जो डायमीटर रहता है डीएनए का दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम गाइस, तो रेडियस अगर आपको कोई निकालने को बोले देन इट इज गोइंग टू बी 10 एंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन। देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड इन डीएनए। अगर क्वेश्चन आता है आप बेसिक इतनी भी चीजें लिखते हो, यहाँ पर ग्रूव्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये आपकी माइनर ग्रूव है, ये आपका मेजर ग्रूव है, इस तरीके से आप लोग काफी सारी चीजें यहाँ पर बना बना के लिख सकते हो। सो डीएनए और प्रोटीन जो रहते हैं बहुत ही ज्यादा इंटैक्ट रहना इनका जरूरी है, अगर हाई टेम्परेचर आप लोग देंगे तो ये डिनेचर हो जाएंगे। प्रोटीन की सबसे खास बात क्या है, अगर आपने क्वाटरनरी को बहुत ज्यादा दे दिया टेम्परेचर, तो ये डिसोशिएट हो जाएगा। आपने टर्सरी भी डिसोशिएट कर सकते हो, सेकेंडरी भी डिसोशिएट कर सकते हो, प्राइमरी जो रहता है वो प्राइमरी रहता है भाई सदाबहार, इसको क्या ही डिसोशिएट करोगे तुम, सिंगल लाइन ही तो है। और ये जब आप इसको डिसोशिएट करते हो ना हाई टेम्परेचर देके, इसे आप लोग बोलते हो टीएम, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। जब आप डीएनए को मेल्ट करने की कोशिश करते हो तो जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं खुल जाते हैं, सेपरेट हो गए। जब आपका टेम्परेचर आप कम करोगे, जब इसे फ्रीज कर दोगे, दोबारा आके जुड़ जाएंगे और एक्टिवली काम करने लग जाएंगे। ओके, सो दिस इज डीएनए। आरएनए जो होता है यूजुअली आपका सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, और आरएनए अलग अलग टाइप के रहते हैं। फॉर एग्जांपल योर एमआरएनए विच इज द मैसेंजर आरएनए। सो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, आपके मैसेजेस को ट्रांसफर करता है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। जो आपके क्रिक साहब है ना दोस्तों, ये वाले, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। उस सेंट्रल डॉगमा में इन्होंने क्या बताया, उस सेंट्रल डॉगमा में इन्होंने ये बताया कि डीएनए जो है ना ये खुद की कॉपीज बना सकता है विद अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या मतलब रहता है, रेप्लिका फॉर्मेशन, यानी कि कॉपी करना। ये आगे चल के आरएनए बना सकता है विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये आगे चल के प्रोटीन बना सकता है। सो डीएनए और प्रोटीन के बीच में ये जो आपका इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट आया दैट इज गोइंग टू बी आरएनए। सो आरएनए आपके इस इंस्ट्रक्शन को पास करता है प्रोटीन तक, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैसेंजर। ये आगे तक मैसेजेस पहुंचाता है। ओके, देन उसके बाद आता है आपका आरआरएनए विच इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए। एज द नेम इंडिकेट्स ये आपका राइबोसोम्स में प्रेजेंट रहता है। सो इसका स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल रहता है, ये कैटालिसिस में भी काम करता है। देन आपका आता है काफी अलग अलग टाइप के हैं, टीआरएनए भी होते हैं। टीआरएनए जो रहता है इन्हें आप बोलते हो ट्रांसफर आरएनए। ये जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म है ये वाला, जब आपका प्रोटीन बना, सो डीएनए से जब आरएनए बनेगा इसे आप लोग बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब आप प्रोटीन बनाओगे इसे आप लोग बोलते हो ट्रांसलेशन। सो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ना, इसमें टीआरएनए या फिर ट्रांसफर आरएनए जो रहते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। अडेप्टर मॉलिक्यूल मतलब जाना और किसी अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लेके आना। सो टीआरएनए आर आल्सो वेरी स्पेसिफिक कि ये क्या करते हैं, समझ लो आपको एलेनिन लगाना है, समझ लो ये अमीनो एसिड आपका एलेनिन है, तो यहां से आपका टीआरएनए जाएगा और एलेनिन को ही पकड़ के लेके आएगा। अगला अमीनो एसिड समझ लो आपको लगाना है वेलाइन, सो जाएगा वेलाइन को ही पकड़ के लेके आएगा। यहाँ पे समझ लो लगाना है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड को पकड़ के लेके आएगा, ग्लाइसिन को पकड़ के लेके आएगा, सिस्टीन को पकड़ के लेके आएगा, एंड सो ऑन। So tRNAs are also very specific and they used to carry the best amino acids so that the protein can be synthesized and the translational machinery can be occupied very well. Finally,
सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई शिकवा गिला है तो भाई मुझे ज़रूर बताना, कोई रिक्वेस्ट है तो आप नीचे बता सकते हो। उस चैप्टर का भाई सुधार करेंगे बहुत जल्द। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, पहली बार मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई। दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियो दैट आई हैव एवर मेड ऑन यूट्यूब। सो मेक श्योर दैट यू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई इसकी। सो लव यू गाइस, प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, इस वीडियो को फैला दो आग की तरह। और बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छा करके आना। और अभी भी कोई अगर आपको डाउट है, 4 दिन की छुट्टी है आपकी, सो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट as much as possible. Thank you so much guys, lots of love. Thank you, bye.